ये तो 4 चीजें ऐसी हैं, यानी आपकी उम्र, आपका खानदानी हिस्ट्री और आपकी जीन्स, और अगर आपको पहले कोई दवाएं मिल चुकी हैं कैंसर की, इन सब चीजों से कैंसर की रिस्क बढ़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बदल सकते हैं रिस्क उसकी, जैसे स्मोकिंग है, आपका अगर वजन ज्यादा है, आपकी डाइट खराब है, आपकी ग़िज़ा नहीं ठीक, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या आपको कुछ ऐसे इन्फेक्शन हुए हैं जैसे हेपेटाइटिस हो जाए, जैसे आपको, या फिर आप हार्मोन्स ले रहे हो किसी तरह के, या आपको कोई ऐसी एक्सपोजर हो जैसे आपने जहरीली हवाएं या जहरीली फिजा में सांस लिए हों, रेडियोथेरेपी मिली हो, इन चीज़ों से एक्सपोजर से भी हो सकता है। और जाहिर है अगर आपका क़ुव्वत दिफा जो है वो किसी भी वजह से जिस्म में कम हुई भी है, लेकिन इन सब में जो चीज़ कॉमन है कदीर, वो है इन्फ्लेमेशन। हमारे इतने ज्यादा मरीज आते हैं कदीर, जो सबसे आते ही पहला हमसे यही कहते हैं हैरानी के साथ कि डॉक्टर साहब हमने तो ना कभी सिगरेट पी, ना शराब को हाथ लगाया, हमने हमेशा एक्सरसाइज की, हमें क्यों कैंसर हुआ है। 90% लोग ये कहते हुए आते हैं आजकल अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि अपना ख्याल रखना है। लेकिन बारीकी यह है कि इस सब के बावजूद आपको कैंसर हो सकता है। इससे पहले कि कैंसर आपको ढूंढे, आप उसकी तशखीस कर लें। वो 5 टेस्ट हैं, जैसे पैप स्मीयर कर लेते हैं, मर्दों के लिए PSA का लेवल कर लेते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर पता चल जाए, खवातीन के लिए मैमोग्राम्स कर लेते हैं, और ये आपकी आंतों के और पेट के कैंसर के लिए आप एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनमें बारीकी ये है कि इनको आप साल में ज्यादा से ज्यादा एक दफे करेंगे, सही, लेकिन वो जो पूरे 11 महीने बीच में आएंगे उनमें भी तो कैंसर हो सकता है। कोई 10 साल पहले हमने ये फैसला किया कि खून में से इन कैंसर के सबसे पहले बायोमार्कर्स खून में मिल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि खून आपके पूरे जिस्म में जाता है। अगर वो लिवर पे खून जा रहा है तो वहां के मार्कर्स उठा लेगा, अगर वो ब्रेन में जा रहा है तो वहां से खून में आ जाएंगे। तो यू कैन यूज ब्लड एज अ विंडो इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। हम चाह रहे थे कि हम पहला सेल जो कैंसर का है उसको पकड़ें। तो आप सोचिए कि अब कितनी डिफरेंट फील्ड्स को मिला के सब ने मिलकर काम किया है, तब ये ऐसी किस्म की मिनिचराइज्ड ऑटोमेटेड डिवाइसेस आ रही हैं जिनसे आपको पैदाइश से मरने तक पहला सेल न सिर्फ मिलेगा बल्कि आप उसको हमेशा के लिए मार भी सकते। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और कोमल शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमारी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि अमेरिका की एक लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कैंसर के इलाज करने वाली, कैंसर के डॉक्टर और कैंसर के रिसर्चर मैडम अज़रा रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैडम अज़रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आदाब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपनी चैनल पे बुलाया। बहुत शुक्रिया। तो आपसे कुछ सवालात हैं, उम्मीद है कि हमें वक्त मिलेगा इन सवालात पे थोड़ा सा डिस्कशन करने का। तो एक तो मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि पाकिस्तान में कैंसर के हवाले से इंफॉर्मेशन बहुत कम है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप कुछ बताइएगा कि कैंसर होने का इम्कान किन चीज़ों से बढ़ जाता है, और कैंसर को कम से कम रखने के लिए हमें तर्ज ज़िंदगी कैसा अपना रखना चाहिए। आपने बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छे सवाल से ये प्रोग्राम शुरू किया है, क्योंकि जाहिर है कैंसर ऐसा लफ्ज है जिसको सुनते ही एक दिल में डर सा बैठ जाता है हर एक के। जी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे कैंसर होने की रिस्क बढ़ सकती है, और कुछ ऐसी हैं जिनको आप घटाएं तो उससे कम से कम कैंसर पोस्टपोन हो सकता है, बजाय 20 साल की उम्र के होने में 70 साल की उम्र में होगा। तो सही। कई चीजें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कदीर और कोमल के जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो एजिंग, यानी जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो जिस तरह अपना चेहरा नहीं पहचाना जाता आईने में वक्त के साथ, उसी तरह अंदरूनी तौर पे भी चीजें बदल रही हैं जाहिर है, और हर सिस्टम जो है वो कम से कम एफिशिएंट होता जा रहा है, खासकर हमारा डिफेंस सिस्टम जो है। तो इस वजह से उम्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी ये कि आपका अगर खानदान में कैंसर की हिस्ट्री है, लोगों को हो चुका है, तो उससे आपकी रिस्क बढ़ती है। तीसरे ये कि अगर आप की जैसे कोमल काम कर रही हैं जीन्स के ऊपर, तो जीन्स अगर आपने ऐसी खानदानी आपको मिली हैं जिनसे कैंसर होने के रिस्क ज्यादा है, वो आप बदल नहीं सकते, वो तो आप पैदा उसी तरह हुए हैं। और एक और चीज जो नहीं बदल सकते अभी तक और जो हम बदलना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आपको खुदा ना करे पहले कैंसर हो चुका है और उसका इलाज आपको इन दवाओं से हुआ है जो आपके जिस्म को डैमेज भी कर सकती हैं,
उन दवाओं की वजह से आपको एक नया कैंसर हो सकता है, यही नहीं कि वही वाला कैंसर वापस आए। तो ये तो चार चीजें ऐसी हैं, यानी आपकी उम्र, आपका खानदानी हिस्ट्री और आपकी जीन्स, और अगर आपको पहले कोई दवाएं मिल चुकी हैं कैंसर की, इन सब चीजों से कैंसर की रिस्क बढ़ती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बदल सकते हैं रिस्क उसकी, जैसे स्मोकिंग है, आपका अगर वजन ज्यादा है, आपकी डाइट खराब है, आपकी ग़िज़ा नहीं ठीक, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, या आपको कुछ ऐसे इन्फेक्शन हुए हैं जैसे हेपेटाइटिस हो जाए, जैसे आपको, या फिर आप हॉर्मोन्स ले रहे हो किसी तरह के, या आपको कोई ऐसी एक्सपोजर हो जैसे आपने जहरीली हवाएं या जहरीली फिजा में सांस लिए हों, रेडियोथेरेपी मिली हो, इन चीज़ों से एक्सपोजर से भी हो सकता है। और जाहिर है अगर आपका कुव्वत दिफा जो है वो किसी भी वजह से जिस्म में कम हुई भी है। लेकिन इन सब में जो चीज़ कॉमन है कदीर, वो है इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन का तर्जुमा आप करिए उर्दू। सोजिश। जी सोजिश। जी तो जी। हर उजू में अगर सोजिश बढ़ गई है तो उससे, और वो अगर चलती रहे, क्रॉनिक हो जाए, यानी एक तो सोजिश होती है कि एकदम से कुछ चीज हुई, वो आप 24 घंटे या एक हफ्ते में गायब हो गई, एक होती है जो सालों चल रही है आपकी सोजिश, उससे कैंसर होने की बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है। तो ये चीजें हैं जो आमतौर पे अगर लोग इसके बारे में सोचना शुरू करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी कैंसर की रिस्क को कम करने में। सही। तो मतलब ये कि अगर हम अपना तर्ज ज़िंदगी ऐसा रखें जैसे आजकल अक्सर लोग ये है कि सारा दिन काम भी बैठ के होता है, घर पे जाएं तब भी टीवी के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, उसके बजाय थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल हो तो और ग़िज़ा अच्छी रखी जाए तो कम से कम इम्कान कम किया जा सकता है कैंसर का। सही। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आप बेहतरीन लाइफस्टाइल भी रखें, बेहतरीन वजन रखें। कभी हमारे इतने ज्यादा मरीज आते हैं कदीर, जो सबसे आते ही पहला हमसे यही कहते हैं हैरानी के साथ कि डॉक्टर साहब हमने तो ना कभी सिगरेट पी, ना शराब को हाथ लगाया, जी। हमने हमेशा एक्सरसाइज की, हमें क्यों कैंसर हुआ है? हम्म, 90% लोग ये कहते हुए आते हैं आजकल अमेरिका में, क्योंकि यहाँ सही पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि अपना ख्याल रखना है। लेकिन बारीकी ये है कि इस सब के बावजूद आपको कैंसर हो सकता है, ये याद सही रखना है। सही। और ये भी है कि जैसे साइंस की दुनिया पे अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि मेरे दादा सिगरेट पीते थे लेकिन 90 साल के थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जो एनेक्डोट्स होते हैं ये दुरुस्त नहीं है, हमें डाटा से देखना होता है कि कैंसर का इम्कान किस चीज़ से ज़्यादा है। राइट, इस बारे में आप कुछ बताइएगा। नहीं, आपने बहुत सही बात कही। बहुत लोग ये कहते हैं कि उन्होंने तो 60 साल सिगरेट पी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें तो खैर आपने सही कहा बिल्कुल कि इनको जब तक आप बहुत सीरियसली इसका मुतालिया ना करें, आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। सही सही। और आपका जो मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर सुने हैं, आपकी किताब पढ़ी है, तो मुझे ये महसूस होता है कि आपको ये बहुत कभी उम्मीद है कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद हो जाए जिससे कैंसर की तशखीस जल्द हो जाए तो कैंसर के इलाज के इम्कान बहुत या इलाज के नताइज बहुत बेहतर आने लगेंगे। तो आपके ख्याल में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो इजाद हो रही हैं या इजाद होना चाहिए उन्हें, जिनकी वजह से जल्द तशखीस मुमकिन हो सकती है? बहुत अच्छा हुआ कि आपने शुरू में ये सवाल हमसे पूछ लिया, इसलिए कि हमारी तो पूरी उम्र सिर्फ इसी में गुजरी, सही। इसी दश्त की सयाही में गुजरी गुजरी है। हम्म, और वो इस तरह के, हम यहाँ जब अमेरिका आए, पूरा दिमाग में अपने जहन में ये खाका लेके जाते ही वहाँ कैंसर रिसर्च शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 साल में इसका इलाज दरियाफ्त कर लेंगे। लेकिन 5 साल बाद सही। पता चला कि हम तो उसी मकाम पे खड़े हुए हैं, बल्कि और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जितना आप हम्म, उसमें ज्यादा घुसने की कोशिश करें रिसर्च में, उतनी चीजें, सवाल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी वक्त हमें ये अंदाजा हो गया कदीर के सिर्फ एक अच्छी बात जो हम जो अच्छी मशवरा दे सकते हैं कैंसर के मरीज को, अ, वो ये कहते हैं कि देखिए आपको कैंसर तो है, लेकिन हमने उसको बहुत जल्दी पकड़ लिया, इसलिए आपका क्योर हम्म, क्योर हो जाएगा। मतलब हम्म, ये है कि अगर कैंसर को उसके शुरू के स्टेजेस में आप तशखीस कर लें तो उसका इलाज हम्म, मुमकिन है। अगर ये हम्म, है, वाकई ये सही है, और हर एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन यही रही है कि हाँ, 90% से ज्यादा स्टेज 1 के जो कैंसर के मरीज हैं उनको क्योर हो जाता है उनका। तो अगर इसके बारे में आप गौर से सोचें तो फिर दो चीजें सामने आती हैं। एक तो हम्म, ये कि कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, सही। यानी 2 साल के बच्चे का कैंसर भी है, और 26 साल के लड़के को भी कैंसर है, और 70 साल की औरत को भी कैंसर है। हम्म, नो एज इज इम्यून टू कैंसर। हम्म,
एक तो ये, इसका मतलब है कि आप जो भी अर्ली डिटेक्शन यानी पहले स्टेज में, आगाज में उसकी तशखीस का जो भी वो निकालें हल, उसको पैदाइश से लेके उम्र के आखिरी हिस्से तक उसी एफिशिएंसी से कैंसर को ढूंढना पड़ेगा। सही। एक तो ये हो गया। दूसरे ये कि ये जो टेस्ट्स आजकल हैं कैंसर को उस इससे पहले कि कैंसर आपको ढूंढे आप उसकी तशखीस कर लें, वो 5 टेस्ट्स हैं। जैसे पैप स्मीयर कर लेते हैं, मर्दों के लिए पीएसए का लेवल कर लेते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर पता चल जाए, खवातीन के लिए हम्म। मैमोग्राम्स कर लेते हैं, और ये आपकी आंतों के और पेट के कैंसर के लिए आप एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनमें बारीकी ये है कि इनको आप साल में ज्यादा से ज्यादा एक दफे करेंगे, सही। लेकिन वो जो पूरे 11 महीने बीच में आएंगे उनमें भी तो कैंसर हो सकता है। तो हम्म। अगर आप ये दो चीजें जहन में रखें कि एक तो हर उम्र में कैंसर हो सकता है, दूसरे किसी वक्त भी हो सकता है। हम्म। ये नहीं है कि आप ऐसा टेस्ट निकालें जो हर साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैदाइश से मौत तक, और दूसरे ये कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, यानी सही। 24 घंटे आपको कैंसर की तशखीस करनी पड़ेगी। तो हम्म। इन दोनों चीजों को जहन में रखते हुए हमने अपना काम जो बहुत सीरियसली शुरू किया, वो अपने इंजीनियर्स के साथ शुरू किया। अब कोलंबिया सही। यूनिवर्सिटी में होने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे एक से एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, और हमारे हम्म। जो बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं कदीर, वो दुनिया के बेहतरीन हैं। तो हम्म। हमने ये शुरुआत इस तरह की इस काम की कि कोई 10 साल पहले हमने ये फैसला किया कि खून में से इन कैंसर के सबसे पहले बायोमार्कर्स खून में मिल सकते हैं। हम्म। क्यों? इसलिए कि खून आपके पूरे जिस्म में जाता है। अगर वो लिवर सही। पे खून जा रहा है तो वहां के मार्कर्स उठा लेगा, अगर वो ब्रेन में जा रहा है तो वहां से खून में आ जाएंगे। तो यू कैन यूज ब्लड एज अ विंडो इनटू ऑल हम्म। काइंड्स ऑफ डिजीजेस। तो यहाँ मार्कर से आपकी मुराद कुछ केमिकल्स हैं? नहीं, मार्कर से मुराद है कि पीसेज ऑफ प्रोटीन्स, अच्छा, सही। डीएनए, हम्म। आरएनए, मेटाबोलाइट्स। मतलब अगर पैनक्रियाज में कोई चीज कैंसर शुरू हो रही है तो वो मेटाबॉलिज्म उसका गड़बड़ हो जाएगा, और वो सही। मेटाबॉलिक मार्कर्स जो हैं वो खून में आने शुरू हो जाएंगे, वो आप हम्म। पकड़ सकते हैं। लेकिन सही। एक तो हम चाह रहे थे कि हम पहला सेल जो कैंसर का है उसको पकड़ें। हम्म। तो हमने ये फैसला किया कि क्यों ना खून को फिल्टर करना शुरू कर दें। हम्म। तो इस तरह के अगर सुराख रखें फिल्टर में कि ब्लड सेल्स जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वो तो निकल जाएंगे सुराख से, लेकिन अगर कोई सही। बड़ा सेल आ जाता है तो वो फंस जाएगा वहां फिल्टर के हम्म। ऊपर। हम्म। हम्म। और ये हमें पता है कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो बड़े होते हैं, खून हम्म। के सेल से बड़े होते हैं। सही। और जैसे ही कैंसर शुरू होता है ये सेल्स खून में आना शुरू हो जाते हैं कदीर, ये मतलब यानी किसी भी किस्म मेटास्टैटिक, का कैंसर हो? जी। किसी भी किस्म का हो, चाहे वो अच्छा। पैनक्रियाज में हो, ओवरीज में हो, सही। दिमाग में हो, ब्रेस्ट में हो, खून हम्म। में ये सेल्स फर्स्ट सेल्स आ जाएंगे। तो सही। हमने फिल्टर करना शुरू किया अपने पेशेंट्स का खून, और मिलने शुरू हो गए ये सेल्स। अच्छा, राइट। राइट। मगर फिल्टर भी आप 10 सीसी खून लेके कितनी दफे लेंगे मरीज का हम्म। हर हम्म। महीने? हम्म। हम तो चाह रहे थे कि 24 घंटे इसके लिए तशखीस हो। तो सही। हमने बायोमेडिकल इंजीनियर से जाके बात की, और अब हम्म। जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कैंसर के लिए उम्मीद नहीं है, बल्कि जैसे आपने बहुत अच्छी तरह कहा कि हमारे ख्याल में कैंसर का इलाज जो है हम्म। वो है कि उसकी जल्दी तशखीस में इनकलाब लाया जाए। यानी ये जो सही। आजकल के टेस्ट वगैरह हैं ये जल्दी तशखीस नहीं कर रहे, ये तो सबसे जल्दी करते हैं स्टेज 1 में। बिल्कुल। अगर आप स्टेज 1 भी ढूंढ लें हम्म। मैमोग्राम की वजह से या सिस्टोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी से, तो उस हम्म। स्टेज 1 का इलाज भी तो सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन होगा। सही। तो हम तो चाहते हैं कि ये इतने बुरे इलाज दिए ही ना जाएं किसी को। इसका मतलब है कि हमें स्टेज 1 से बहुत पहले ढूंढना है कैंसर, फर्स्ट हम्म। सेल स्टेज, नॉट स्टेज सही। वन बट फर्स्ट सेल स्टेज। और हम्म। 24 घंटे जिस्म को मॉनिटर करना है कि ये किसी तरह जैसे ही पैदा हो हम इसको पकड़ लें। तो सही। बायोमेडिकल इंजीनियर से बात हुई, और ये काम हम लोगों ने 10 साल पहले से, उन्होंने तो कब से शुरू किया। एंड व्हाट आई एम होल्डिंग अप फॉर यू नाउ, ये हमारे ख्याल में कैंसर का क्योर है।
और क्योर वाह। जो है वो सिरिंज में नहीं है अदीर और कोमल, क्योर है इस नीडल में। तो आप हम्म। पूछेंगे कि भाई नीडल में क्या चीज हो सकती है जिससे कैंसर का इलाज हो। नीडल में बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने ये किया कि उन्होंने एक कॉरोनरी स्टेंट लिया। आपने सुना हम्म। होगा स्टेंट जी डाल जी जी। देते हैं अगर जी किसी जी। को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्टेंट होता है प्लास्टिक का, एक छोटा सा ट्यूब है वो। हम्म। तो उस ट्यूब को लेके हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं केन शेपर्ड और सैम्यूल सिया, प्रोफेसर एट कोलंबिया। उन्होंने हम्म उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डाले और वो इस तरह हम्म। से डाल दिए कि अब जो ट्यूब है ये, इसको फैब्रिकेट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक से, और उसमें एक कंप्यूटर भी डाल दिया है ताकि बाहर सही। से कम्युनिकेट हो। और हम्म आसानी ये है कि इसको आप डाल सकते हैं अपने बाजू की किसी भी वेन में। हम्म। और वो स्टेंट है वो कॉरोनरीज में रहता है, लेकिन ये सही। आप बाजू में डाल दें, वो हम्म आप पैदाइश से मरने तक उसको डाले रख सकते हैं। और हम्म। वो जो है स्टेंट, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसकी वजह से जो भी सेल जा रहा है या जो भी बायोमार्कर गुजर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिस्टर्ब कर देगा। सही। वो डिस्टरबेंस जो है, अगर सेल छोटा है तो छोटा सिग्नल होगा, अगर बड़ा सेल जा रहा है तो हम्म। बड़ा सिग्नल होगा। सही। तो इस तरह ये स्टेंट पड़ा हुआ है, 24 घंटे ये देख रहा है कि क्या सेल्स जा रहे हैं। छोटे हम्म। जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना उसने, लेकिन एक पहला बड़ा सेल आया तो सिस्टम जो है वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, उस सेल को ही मार डालेगा, इलेक्ट्रोक्यूट कर देगा वहीं। आई सी आई सी आई सी। यानी ऐसा है जैसे स्मोक डिटेक्टर और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों हम्म। चीजें एक इस टेंट में है। तो ये इस किस्म की नई जो जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो कई चीजों को मिला रही है। जैसे हम्म। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सही। पेटाबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो यहाँ से जा रहा है क्लाउड में, इस टेंट हम्म। में से। क्योंकि आप सोच लीजिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स इसमें से राइट। गुजर रहे हैं हर सेकंड पे, और हम्म। उनका सब डेटा जा रहा है। उसको एनालाइज करने के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम काम नहीं कर सकता, एआई कर सकती है। बिल्कुल फिर सही। मोलेक्युलर बायोलॉजी जरूरी है क्योंकि हमने बायोमार्कर्स ढूंढे, सेल बायोलॉजी जरूरी है, हमने ढूंढा कौन सा सेल पकड़ना है। उसके हम्म। अलावा बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियर के बजाय स्टेंट नहीं बन सकता था। तो आप सही। सोचिए कि अब कितनी डिफरेंट फील्ड्स को मिला के सब ने मिलके काम किया है, तब ये ऐसी किस्म की मिनिचराइज्ड ऑटोमेटेड डिवाइसेस आ रही हैं हम्म। जिनसे आपको पैदाइश से मरने तक पहला सेल ना सिर्फ मिलेगा बल्कि आप उसको हमेशा के लिए मार भी सकते हैं। सही। सही। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये फिर स्पेसिफिक कैंसर के लिए तो नहीं है, ये तो एक जेनेरिक टेक्नोलॉजी जिससे आप कैंसर के अलावा भी दूसरी बीमारियों के भी आप मार्कर्स को ढूंढ सकते हैं, राइट? माशाल्लाह, आप बहुत तवज्जो से हमारी बातें सुन रहे हैं क्योंकि बिल्कुल आपने सही फरमाया। यानी अल्जाइमर्स डिजीज, राइट। डिमेंशिया, राइट। मेटाबॉलिक डिजीजेस, न्यूरोलॉजिक, हर चीज के बायोमार्कर्स जो हैं वो खून में आ जाते हैं। सही सही। तो सबसे बड़ी जो इंसाइट है वो ये है कि भाई खून अगर आप देखना शुरू करें तो उसमें से बहुत से ये मार्कर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मुसीबत ये है कि हर एक जो है वो कैंसर के सेल्स लेके और चूहों में कैंसर बना के उनको स्टडी कर रहे हैं। अरे आप राइट इंसानों को क्यों नहीं करते भाई? राइट राइट। तो हमारी तो सबसे बड़ी शिकायत इस सिस्टम से यही रही है कि ये इंसानों के बजाय चूहे पढ़ते हैं, पे रिसर्च करते हैं, और पहले सेल के बजाय हर वक्त आखिरी सेल के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, राइट। हमारे पेशेंट्स बहुत हैं इस वक्त कैंसर के, और उनको जरूरी है कि उनके लिए भी डेवलप की जाए दवाएं। लेकिन ये भी जरूरी है कि आइंदा और मुस्तकबिल के लिए तो कम से कम आप बेहतर विजन रखें। सही सही। तो आपने ये जो बात की पहला सेल डिटेक्ट करने की, राइट, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन पाकिस्तान में जो अक्सर देखने में आता है, आई एम श्योर कि आपने भी अपने पेशेंट से या पाकिस्तान में जो आपके जानने वालों से सुन रखा होगा कि पाकिस्तान में सूडो साइंसी या जो रवायती इलाज होता है उस पर इन्हिसार करने का रवाज बहुत ज़्यादा है। यानी जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जब कैंसर डिटेक्ट हो भी जाए तो लोगों का पहला जो अप्रोच होता है वही होता है कि भाई वो हम होम्योपैथी से इलाज करवा लें या वो टोटके हैं उनसे इलाज करवा लें। और फिर जब वो स्टेज 3 स्टेज 4 तक पहुंच जाता है उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो एक विशेष सर्कल है, इसको आपके जहन में कोई है कि कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए,
कदीर, इसका जवाब तो हम अपने मेडिकल स्कूल डेज यानी कराची में डाउ मेडिकल में जो गुजारे उस वक्त से हमें एहसास हो गया था कि ये जो टोने टोटके और इस किस्म के मौजों पे यकीन करके लोग बेचारे जाते हैं, दैट इज अ फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। हम्म। क्योंकि हम उन्हें कोई बेहतर इलाज दे नहीं रहे हैं जो वो अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल सही, जी जी जो जी आप जी। इलाज बता भी रहे हैं किसी चीज का, वो लाखों और करोड़ों में है। तो अब एक हम्म रिक्शा ड्राइवर हो या बेचारा कोई घर में खानसामा हो, वो उसकी बच्ची को कैंसर हो जाए, वो क्या करेगा? ये तो बिल्कुल इट इज अ बिल्कुल। फेलियर ऑफ आवर सिस्टम। अच्छा, दूसरे जी इंसान इंसान की साइकोलॉजी है, कल्चरल रूट्स हैं, स्ट्रक्चरल फेलियर्स हैं। हेल्थ केयर को बिल्कुल इनएक्सेसिबल बनाया हुआ है। जिनके पास पैसा है वो तो हेल्थ केयर ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म अभी हम पिछले हफ्ते ह्यूस्टन से एक तकरीर करके आए हैं अपने प्रोफेसर सैयद अदीबुल हसन रिजवी के ऊपर। हम्म। उन्होंने क्या मुआवजा करके दिखाया है कि पाकिस्तानी जैसे मुल्क में, जहां उन्होंने 8 बेड के हॉस्पिटल से हमारी आंखों के सामने 1971 में एक यूरोलॉजी और का यूनिट शुरू किया आके इंग्लैंड से, जी। सिविल हॉस्पिटल कराची में। हम्म। और आज SIUT, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट जो है, 2000 बेड्स हैं उसमें। और आपको पता वाह है वो माशाल्लाह। ना सिर्फ ये कि डायलिसिस दे रहे हैं, बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, और हर हम्म चीज एक पाई मरीज को नहीं देनी पड़ती। और सबसे हम्म। बड़ी बात, आप सोच नहीं सकते कि अभी तक 1971 से 2025 तक 35 मिलियन मरीजों को ट्रीट कर चुके हैं। वाह। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान में ये चीजें हो नहीं सकती हैं, ये किसी को नहीं कहना चाहिए, सही लेकिन सही। इसलिए नहीं हो रही कि वेयर इज द विल। कौन हम्म। अदीब रिजवी की तरह अपनी जान जो भी लड़ाता है, जी और बहुत लोग हैं, पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स चल रहे हैं इसी तरह, बल्कि गवर्नमेंट जी के जी। बजाय इन्हीं अस्पतालों से, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो इंडस हॉस्पिटल हो। अब तो आप 10 नाम हमारे सामने ले सकेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो आपको अपना हेल्थ केयर सिस्टम जरा सा देखना पड़ेगा कि सिस्टम ऐसा हो कि वो अफोर्डेबल इलाज दे और डिग्निटी के साथ दे। देखिए, एग्जैक्टली इंसान बिल्कुल। की डिग्निटी बहुत जरूरी चीज है कभी, और बिल्कुल। उसके लिए हमारी बस बहुत ही तकलीफ होती है हमें सोच के कि एक तो जी बंदे जी। को कैंसर है। हम्म। सॉरी, आई गेट सो इमोशनल। जी जी जी, मुझे इनफैक्ट वो आपकी किताब से एक याद आ रहा है कि आपने एक किस्सा उसमें लिखा है कि आप कराची गई और आपके वो ड्राइवर ने बताया, एक वो खातून थी उनको कैंसर था, आप उनसे मिलने गई, उनसे बच्चों से पूछा कि आपने नाश्ता किया नहीं, तो बच्ची ने कहा कि आज हमारी बारी नहीं थी, आज किसी दूसरे बच्चे की बारी जी, थी। ये तो हमारी बहन अतिया जो है, डॉक्टर जी अतिया खान, वो जी जी। HDF ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की सदर हैं और रह चुकी हैं हम्म 15 साल से। जान हम्म हम्म लड़ाई भी उन्होंने। ये हम्म। उन्होंने उनके साथ ये वाकया हुआ था, लेकिन जब हम गए इस जी खातून से मिलने, उसका इलाज जी तो जी। देखा, उसकी भी बच्चियां बैठी हैं, और बिल्कुल यही जहन में हमारे आया कि ये हम्म। बच्चियां ऐसी हैं जिनमें से आज उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया होगा, क्योंकि सही उसकी उसकी बारी नहीं थी आज नाश्ते सही सही की। ये तो सही हाल सही। है हमारे बिल्कुल बिल्कुल। कोमल, एक आप सवाल कुछ पूछिएगा। हाँ जी। यहाँ। जी। जी जी, इसी बात से मैं मुझे ये जो अर्ली डिटेक्शन का जो चैलेंज है, इस पे एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने रिसर्च पेपर्स कुछ पढ़े तो मेरे माइंड में आया कि अगर हम बात करें फर्स्ट सेल पे भी डिटेक्ट करने की, तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये है, और पता नहीं कब तक रहेगा, जो कि डेवलप सोसाइटीज में भी है, कि कैंसर तो अपने सिम्टम्स शुरू में वो दिखाता ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या गाइडलाइन है इस चीज की कि हमने किसको डायग्नोस करना है, किस पेशेंट को, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, किसी का ब्लड सैंपल लेना या ब्रेन का ट्यूमर सेल्स का सैंपल लेना। तो स्टार्ट में ये कैसे पता चल सकता है? बहुत अच्छे दोनों सवाल हैं आपके। तो पहला सवाल आपका ये है कि जी जी, यही है कि मतलब कैसे मतलब हमें पता चले कि हमें किस पेशेंट किस पर्सन का सैंपल लेना, बिकॉज इसके सिम्टम्स नहीं शुरू में नजर आते। तो लेट मी आंसर दैट फर्स्ट। देखिए, जी मुस्तकबिल में हम लोग चाहेंगे कि पैदाइश से ये स्टेंट डाल दिया जाए और वो हर वक्त हर डिजीज को डिटेक्ट करे, और ये होगा, बहुत जल्द हो जाएगा ये। लेकिन शुरू कहाँ से करें? तो शुरू हम्म उन लोगों से करते हैं जो कदीर ने पहला सवाल पूछा कि वो कौन लोग हैं जिनकी रिस्क ज्यादा है कैंसर होने की। तो उसमें हम्म। हमने आपको एक कैटेगरी बताई थी कि वो जिनको पहले कैंसर हो चुका है, उनको सही। रिकरेंस भी हो सकती है और उनको नया कैंसर भी हो सकता है। तो हमारा हम्म। ख्याल और हम लोगों का जो टारगेट है वो यही है कि सबसे पहले ये स्टेंट जो है ये कैंसर सर्वाइवर्स में डाला जाए। अब आप सोचिए, हम्म अगर किसी को पेट का कैंसर स्टेज 3 पे मिलता है,
आपने उसकी सर्जरी कर दी, कीमो भी दे दी, रेडिएशन भी दे दी, लेकिन अब अगले 2 साल में रिलैप्स के चांस हैं 50%। तो उसमें अगर उस मरीज में हम ये स्टेंट डाल दें सब ट्रीटमेंट के बाद, तो पहला सेल जो रिकरेंस का आएगा उसको आप फिर मार सकेंगे, तो यानी रिकरेंस नहीं होगी। तो आप एडवांस्ड कैंसर्स के पेशेंट्स को भी बचा सकते हैं इस तरह, क्योंकि कैंसर का इलाज तो हो जाता है लेकिन कुछ सेल बच जाते हैं, वो फिर वापस आना शुरू होते हैं, तो उनको जल्दी, यानी अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिकरेंस कर रहे हैं आप, या नए कैंसर का। तो ये हम लोग जो हैं, अब अमेरिका में इस वक्त 18 मिलियन कैंसर सर्वाइवर्स मौजूद हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उन कैंसर सर्वाइवर से शुरू किया जाए, उनमें ये स्टेंट डालें और देखें कि रिकरेंस डिटेक्ट हो रही है या नहीं, और हो रही है तो उसको, उस फर्स्ट सेल को मारने का कोई फायदा हो रहा है या नहीं। जब ये प्रूव हो जाएगा, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए प्रूव, क्योंकि इतने लोग मौजूद हैं, और जैसे ये प्रूव होता है फिर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा किया कोमल, कि ये एक इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसीजर करना पड़ता है, डालना पड़ेगा। पहले तो आप ये सोचिए कि हम आजकल पेशेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, जिसको हम स्लैश, पॉइजन और बर्न कहते हैं, यानी आप उनको उनको काट पीट रहे हैं सर्जरी कर करके, उनको आप जहरीली दवाएं दे रहे हैं, उनको आप बर्न कर रहे हैं, यानी उनको जला रहे हैं रेडियोथेरेपी देके। उसके मुकाबले में एक 15 मिनट का लोकल एनेस्थेटिक में प्रोसीजर कौन सी इतनी इन्वेसिव चीज है। एक तो ये, दूसरे ये कि तो पहला कदम है ना कोमल, के हम लोगों को डालना पड़ रहा है। ऑलरेडी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स, के अब ये वेन के ऊपर स्किन पे लगा दिया जाए, ताकि वो वेन में गुजरते हुए ब्लड में हर चीज डिटेक्ट कर ले। तो ये तो टेक्नोलॉजी तो हर वक्त बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, लेकिन अब शुरू में ये किया है, आगे उसको सोफिस्टिकेटेड बनता जाएगा और नॉन इन्वेसिव होता जाएगा ये। लेकिन यही अमेरिका में रहने का सबसे, अमेरिका जैसे मुल्क में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो इन्होंने ब्रेन ड्रेन किया हुआ है पूरी दुनिया से, यहाँ स्मार्ट तरीन लोग आए हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, चाइना से हों, यूरोप से हों, हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनकी है, इनके पास पैसा बहुत है रिसर्च में लगाने के लिए। उन्हें पता है अच्छी तरह के हम 100 ग्रांट्स देंगे तो उनमें से 90 तो बिल्कुल बेकार होंगी, फजूल जाएगा पैसा, और जो बाकी 10 हैं उसमें से शायद 5-6 ऐसी होंगी कि वो काबिले कबूल हों, लेकिन 1 या 2 ऐसी होंगी जिनसे पूरा गेम बदल जाएगा। तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप 90% जो पैसा है वो फेंक दें, बिल्कुल जैसे किसी ब्लैक होल में। तो एक तो ये, और दूसरे विजन इनका, मतलब सोच जो है इनकी, कि बड़े पैमाने पे सोचा जाए, चांद पे पहुंचने के ख्वाब देखे जाएं। अब पहली दफे जब हम अमेरिका आए 24 साल की उम्र में, और रॉजवेल पार्क कैंसर इंस्टीट्यूट में अपने पहुंचे कि भाई हमें कोई जॉब दीजिए कैंसर में, क्योंकि हम तो इसके इलाज के लिए ढूंढने के लिए यहाँ आए। तो दीवार पे क्या लिखा हुआ देखा हमने, अब उसका तर्जुमा कदीर आप करिएगा, हम अंग्रेजी में सुना रहे हैं। दीवार पे लिखा हुआ था कि इतना बड़ा बड़ा, इफ आई हैड अ चॉइस बिटवीन अ वॉक ऑन द मून और क्यूरिंग वन पेशेंट फ्रॉम कैंसर, आई वुड नेवर लुक एट द मून अगेन। राइट, राइट। यानी अगर हमारे पास ये चॉइस हो कि हमने चांद पर जाना है या एक मरीज, कैंसर के एक मरीज को ठीक करना है, तो मैं कभी चांद की तरफ देखूं भी नहीं। राइट, कि ये एक जान की, एक इंसानी जान की वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमें ये पढ़ के 2 चीजें एकदम, जिस चीज ने हमें शॉक किया वो ये कि ये तो नंबर 1, इनका तो पर्पस बिल्कुल वही है जो हम अपने दिल में लेके आए थे। सही। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, मैं दिल की बात कह दी कि मैं चांद की तरफ नजर भी ना उठाऊं। और दूसरी बात ये कि इनका विजन कितना बड़ा है कि चांद पे टहलने के लिए अब वॉक ऑन द मून कहा है उन्होंने। मतलब इनका विजन कितना बड़ा है कि दे कैन इमेजिन, नॉट ओनली इमेजिन, दे कैन डू दीज थिंग्स, दे हैड ऑलरेडी डन इट बाय द टाइम आई केम हियर। राइट। क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। गालिब का भी इमेजिनेशन ऐसी है ना जी। तो आप गालिब का आपने जिक्र किया, तो कम से कम पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग लोगों में आपकी पहचान इस कदर कैंसर के एक माहिर की हैसियत से नहीं है जिस कदर एक गालिब शनास की है। राइट, ज्यादातर नहीं, लोग लोग आपके, तो अब कभी कभी पूछते हैं जब हमसे मिले कदीर, जी, अच्छा वो डॉक्टर भी हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो वो मतलब यू आर यूनिक इन दैट सेंस कि बहुत कम ऐसा होता है कि अपने प्रोफेशन में बिल्कुल जो
टॉप मोस्ट एक्सपर्ट हों, वो किसी फन में भी उसी कदर माहिर हों, तो आप इन दोनों को कैसे कैरी करती हैं? यानी आपको शायरी की इस कदर जो गहरी समझ है, खासतौर पर गालिब की, आपके ख्याल में मरीजों से कनेक्ट करने में आपको कुछ मदद मिलती है इससे? सिर्फ मदद नहीं मिलती, लेकिन मरीजों की खिदमत करने की इंस्पिरेशन ही यहाँ से आती है। हम्म। हम्म। इसका तो सोर्स ही पोइट्री और हाई थिंकिंग होगा ना, सही इससे है, सही मदद है। नहीं, ये तो इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो लोग हम्म। बहुत ये इस बात पे हैरान होते हैं कि सेल्स वर्सेस द सोल, यानी एक तरफ आप सेल की बात कर रहे हैं, दूसरे रूह की बात, रूहानी चीजों की। हम्म। लेकिन ये चीजें तो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बिल्कुल। दोनों, पोइट्री का भी और साइंस का भी मकसद तो यही है ना कि आप इंसानी तकलीफ को किसी तरह कम करें, चाहे वो हम्म। रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो, सही उसको है। कम करना इंसान के लिए कुछ अ, मतलब इंसान की जिंदगी को एक मीनिंग देना, एक नई मायने, चाहे हम्म। वंस अगेन साइंस एंड आर्ट्स बोथ डू द सेम। तो और दोनों में ये बहुत जरूरी है कि आपकी निगाह जो है वो परतों के पीछे पहुंचनी है। बिल्कुल यानी सही, साइंस सही, में सही। आपने एक जिस्म देखा, जिस्म में एक उजू देखा, उसमें सेल्स देखे, सेल्स में जीन्स देखी, जीन्स क्या प्रोटीन बना रही है, वो प्रोटीन क्या काम, अभी हम्म। कितना लंबा है ये, आपने हर हम्म। चीज को देखना होगा। और इसी तरह यू हैव टू अप्रिशिएट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। इन पोइट्री क्या करते हैं हमारे शोरा, वो हर चीज हम्म। को इतनी गहरी नजर से देखते हैं, और बिल्कुल। जो सवालात वो उठा रहे हैं हम्म। इंसानी तकलीफ के। अब देखिए, एक डॉक्टर के लिए आपको पता है कि बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ दवा से इलाज ना करे, मगर डॉक्टर की ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो मरीज की जो स्पिरिट हो गई है डाउन, हम्म। या हम्म। उसको आप कहेंगे कि दिमागी तौर पे एक नाउमीदी सी छाई भी है, डिप्रेस्ड है, उसके लिए सही। भी तो आपको कुछ करना होगा। अब गालिब ने कितनी अच्छी बात कही है, इब्ने हम्म। मरियम हुआ करे कोई। यस। मेरे यानी दुख की दवा आपके करे कोई। पास ये जिस्मानी चीजों के इलाज होंगे कि आपने जिंदा भी कर दिया किसी को, इब्ने हम्म। मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा मेरे दुख करे की दवा करे कोई। कोई। यानी बिल्कुल। जरूरी है इस दुख की दवा भी साथ साथ चलनी है। बिल्कुल। तो अभी उनकी इंतकाल हो गया, जिससे बहुत ही ज्यादा सदमा है हमें। पाकिस्तान की एक भरपूर शख्सियत आरफा सैयदा जहरा का। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2023 में हम कराची में थे, और नैपा में जुनैद जुबैरी ने हमें बुलाया प्रोग्राम के लिए, तो वहां हमने ये शेर पढ़ा हम्म। किसी बात में। तो आरफा बैठी हुई थी, उन्होंने इसका मतलब बहुत अच्छे मायनों में अल्फाज में बयान किया। आप जी। एक सेकंड दें तो हम आपको बता दें। जरूर, जरूर, जरूर। तो उन्होंने हमें इसका मतलब बताने की कोशिश में लगे हुए थे कि ये हजरत ईसा के ऊपर ये है वो है। तो कहने लगी, आरफा सैयदा जहरा ऑडियंस में बैठी थी, कहने लगी असल में ये इस शेर में गालिब जो है वो खुदा को एक ताना दे रहे हैं कि तूने बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। पैगंबर बना के भेजा है जिसके पास मरने वालों का इलाज है लेकिन जिंदगी का इलाज नहीं है, जिंदा एग्जैक्टली। रहने के लिए कोई राइट, दवा नहीं दे राइट। सकते, वो मेरे दुख की दवा करे कोई। कितनी बड़ी बात सैयदा आरफा जहरा ने कही। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह पोइट्री और साइंस जो है वो तो दे आर एग्जैक्टली द सेम। ये सोचना भी कि ये अलग अलग चीजें हैं, ये गलत किस्म बिल्कुल, की सोच है। बिल्कुल। आपका क्या और ये ख्याल है? गालिब का जो आप और गालिब का कोमल भी जो तो साइंटिस्ट हैं। सॉरी जी, एक मैं बात करता हूँ, फिर मैं आई गिव द माइक टू कोमल। कि खासतौर पर गालिब का जो अंदाज है, यानी ये कहना कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, अगर कोई है तो हुआ करे, राइट। मेरे दुख की दवा करे कोई, कि वो अगर है तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो ये जो अंदाज है गालिब का, वो शायद बहुत कम ऐसा होता है कि कोई शायर उस लहजे में बात कर सके। हम्म। और वो ये जो होता है कि शोरा क्यों इतना कनेक्ट करते हैं लोगों से, कि उनके ज़ाती जो एक्सपीरियंस के बिना पे शेर लिखे होते हैं, उसमें भी यूनिवर्सैलिटी होती है, कि उसमें हर शख्स अपने एक्सपीरियंस को भी देख सकता है। बिल्कुल, और खाली गालिब ही नहीं, अगर आप इजाजत दें तो हम फैज की एक गजल आपको ज़रूर, सुनाएं। ज़रूर, प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। फैज साहब ने एक बड़ी अजीब बात कही है इसमें, कई बार उसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से। यानी यू वांट टू गिव योर बिलवेड द मोस्ट प्रेशियस थिंग, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो हुस्न है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार उसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से,
मगर दिल है कि उसकी खाना वीरानी नहीं जाती। नहीं जाती। जी जी जी। कई बार इसकी खातिर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर वो चश्मे हैरान जिसकी हैरानी नहीं जाती। वाह 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 कैन वाह। यू कनेक्ट साइंस एंड पोइट्री बेटर देन दिस? नो। एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली, जाती बिल्कुल। मताए लालो गौहर की गिराबानी, हम्म, मताए गैरत हो ईमा की अरजानी नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप देखिए, ये एक साइंटिस्ट के लिए बहुत जबरदस्त शेर है कि मेरी चश्मे तनासा को, चश्मे तनासा कितना गजब की तरकीब है, यानी माई लेजी आईज दैट वर नॉट विलिंग टू लुक बिफोर बट नाउ दे राइट कैन लुक। राइट। मेरी चश्मे तनासा को बसीरत मिल गई जब से, बहुत जानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। वाह यानी वाह जब वाह। आप परखने खोलना शुरू करें तो जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत निकलता है। बिल्कुल और बिल्कुल। सरे खुसरो से नाजे कच कुलाही छिन भी जाता है, कुलाहे हम्म। खुसरवी से बुए सुल्तानी नहीं सुल्तानी जाती। नहीं जाती। वाह वाह वाह। और हमारे ऊपर तो ये बिल्कुल जो है हस्बे हाल है कि बजुज दीवानगी वहां और चारा ही कहो क्या है। यानी आप में एक दीवानगी होनी चाहिए काम करने के लिए। हम्म। बजुज दीवानगी वहां और चारा भी कहो क्या है, जहां अक्लो खिरद की एक भी मानी नहीं जाती। मानी नहीं जाती। यानी एक वक्त वो आता है जब अक्लो खिरद कुछ कह रहे हैं और दिल कुछ कह रहा है, लेकिन वो मकाम जो आता है आप में बहुत डूब जाने के बाद आता है। और बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल। आपको और कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि आप उस पे बस चलते रहें, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। लेकिन एग्जैक्टली आपको एग्जैक्टली। अपने विजन पे, अपनी चीज पे इतना एतमाद है। कितना खूबसूरत शेर है, बजुज दीवानगी वहां और चारा भी कहो क्या है, जहां हम्म। अक्लो खिरद की एक भी मानी नहीं जाती। जी, ये देखिए, ऐसे। हसान हमारे साथ हैं। वो पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स में, और इनका जो फील्ड है वो स्ट्रिंग थ्योरी है। और स्ट्रिंग थ्योरी वो बेसिक जो कायनात के बुनियादी तबई असूल हैं उनको समझने की कोशिश है। और गालिब का आप दीवान खोलें तो पहला ही मिसरा जो नज़र आता है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। वो एक जुमले में वही बात कह देता है जो फिज़िक्स का एक फॉर्मूला पूरी कायनात पे अप्लाई होता है। या फिर वो जो गालिब के जो वो गज़ल है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, उसमें ये बार बार याद है, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, राइट, सब्ज़ा और गुल कहाँ से आए हैं। तो एक बड़े शायर की सोच बिल्कुल उन्हीं चीज़ों की तलाश में होती है जिन चीज़ों की एक साइंसदान को तलाश होती है। सिर्फ उनका मेथड फ़र्क है, राइट। उनकी मेथडोलॉजी जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। फिजिसिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं उनकी मेथडोलॉजिकल होती है ज़्यादा, उनको एक मेथड पे काम करना होता है। लेकिन जो अंडरलाइंग उनके जो ड्राइव कर रही है वो चीज़ वो यही होती है, टू फिगर आउट अननोन जो है उनको कैसे आप फिगर आउट करेंगे। इतनी कॉमेंट अच्छी प्लीज। तरह आपने कही ये सब बातें, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बिल्कुल बहुत हम शुक्रिया। हम आपसे इस मामले में बिल्कुल मुत्तफिक हैं। बहुत शुक्रिया। कोमल प्लीज गो अहेड। जी, बहुत इंतहाई शर्मिंदगी और माजरत के साथ मैं असल में अभी तक अपनी तालीम का जो सफर था इस दौरान बहुत खुश इंसान रही हूँ। और मैंने साइंस के अलावा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल समझती थी। हाँ, अभी रिसेंटली ही मेरा भी इसमें दिलचस्पी थोड़ी सी हुई है कि जिंदा रहने के लिए या जो एक विल है ना किसी बीमारी से लड़ने के लिए, उसके पीछे एक मोटिवेशन जरूर होनी चाहिए। और उसके लिए सिर्फ बायोलॉजी काफी नहीं है। तो ये इस बात से तो मैं बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री करती हूँ। बहुत खुशी हुई सुन के, ये आप इतनी यंग हैं और आपको अभी ये अंदाजा हो गया, बहुत बड़ी बात है। अब इस पे आपकी ड्यूटी है कि आप सारी उम्र बस इसी पे कायम रहें। अभी हमने बिल्कुल बिल्कुल। कमेंसमेंट एड्रेस दिया वैंकूवर में, कोमल। तो हमने पहला जुमला ये कहा कि एडवाइस देनी होती है ना बच्चों को जो ग्रेजुएट कर रहे हो, तो हमने उन्हें क्या मशवरा दिया? नेवर मैरी समवन यू कैन लिव विद। अब ये कदीर इसका भी ट्रांसलेट करेंगे, नेवर मैरी समवन यू कैन लिव विद, ओनली मैरी समवन यू कांट लिव विदाउट। लिव विदाउट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तर्जुमा कीजिए आप इसका, जी, कदीर। मतलब शादी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप वो शख्स तलाश कर लें जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको वो शख्स तलाश करना है जिसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, क्या बात है! राइट। तो अब करियर में भी, प्रोफेशन में भी, हर चीज में यही फॉर्मूला लगाना चाहिए कि मैं बिल्कुल। वो काम ढूंढूं जिसके जिसके लिए इतना ऑब्सेशन हो मुझ में। और वो ऑब्सेशन जो है उसका आपको अंदाजा भी जब भी होगा जब आप पोइट्री समझना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। कोमल, आपका कोई और सवाल हो, प्लीज गो अहेड। वो हमारी जो डिस्कशन के स्टार्ट में एक बात हुई थी कि जब डॉक्टर साहबा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी सिगरेट नहीं पिया, कोई ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं की, लेकिन उनको फिर भी कैंसर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी होता है, लेकिन उन्हें नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसका किरदार बहुत कम है कैंसर की डेवलपमेंट में। और
ज्यादातर जो इसका किरदार है वो हमारी विरासत, हमारी जेनेटिक्स का है या जीन्स का है, और इसमें माहौल भी असरअंदाज होता है, और यानी कि रैंडमली कोई म्यूटेशन आ जाती हैं, एरर्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह हम अर्ली डिटेक्शन के लिए एक उम्मीद रख रहे हैं कि हो जाएगी, कोई ऐसी भी उम्मीद रखी जा सकती है कि हम कैंसर को अवॉइड कर सकें? अम, हमें आपसे इस मामले में इत्तेफाक नहीं है। आपने हम्म, कहा कि जैसे हम लोगों की बातें हुई उससे आपको ये लगा कि लाइफस्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ना, कैंसर तो इतना जिस, किरदार नहीं। हाँ, जी। वो नहीं, वो सही नहीं है कोमल। लाइफस्टाइल से भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आप हम्म, अगर देखें जितने लोग सिगरेट पी रहे हैं हम्म, उनमें जो कैंसर का इंसिडेंस है और उनमें और बीमारियों का भी, वो उन लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है जो सिगरेट नहीं पी रहे। हम्म, तो ये आप डिनाई नहीं कर सकती। या जो लोग अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं कर रहे या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनमें ज्यादा कैंसर होगा और ज्यादा बीमारियां होंगी बनिस्बत उनके जो अपना ख्याल रख रहे हैं। तो एक तो हम्म, ये कि इसमें किसी किस्म का लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा कहना ये है कि जेनेटिक्स जो हैं उस पे तो आपको कोई कंट्रोल नहीं है ना, आप तो पैदा हुए हैं उन जीन्स के साथ। मगर एक तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो ये कि आप अपना लाइफस्टाइल अगर बेहतर रखें तो वही जीन्स जो आपके खिलाफ 25 साल की उम्र में एक्शन लेंगी वो आप पोस्टपोन कर सकते हैं उसे। तो ये बिल्कुल। दो चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर आपने पूछा कि क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि कोई कैंसर को हम खुद प्रिवेंट कर सकें। तो हमारे ख्याल में आप जरा सी अपनी सोच बदलिए। जिस तरह हमने ये कहा कि साइंस और पोइट्री को दो अलग चीजें नहीं समझना चाहिए, इसी तरह अर्ली डिटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अब मैंने स्टेंट डाल दिया, अब मैं पड़ा हुआ हूं और हर वक्त खाने खा रहा हूँ, शराबें पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। नहीं, हर चीज जो जो आप कर सकते हैं, अपनी सेहत बरकरार रखना जरूरी है। बजाय इसके कि बीमारी हो और उसका इलाज किया जाए, हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी तवज्जो जो देनी चाहिए वो जब देनी चाहिए जब आप सेहतमंद हैं, कि मैं किस तरह अपने को इसी तरह सेहतमंद रखूं। हम्म, यानी आप रोज एक्सरसाइज जरूर करिए, अच्छी ग़िज़ा जरूर खाइए, अच्छी रिलेशनशिप्स जरूर रखिए, अपने दिमाग का भी उसी तरह ख्याल रखिए। हम अपने बहुत पेशेंट्स को कहते हैं कि देखिए आप लोग इस चीज पे, आपने बहुत सुना होगा जंक फूड इज बैड फॉर यू, मैकडोनल्ड्स मत खाओ वो जंक फूड है। भाई जंक फूड दिमाग के लिए क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। यानी अगर आप ना उम्मीदी और डिप्रेशन में जाएंगे तो उससे तरह तरह की आपके साथ चीजें होंगी जो आपके डिफाई सिस्टम को भी डिप्रेस कर दें। तो इन सब चीजों को एक के खिलाफ दूसरा नहीं खड़ा करना चाहिए, बल्कि इस तरह सोचना चाहिए कि हम हर चीज का फायदा उठाएं। हम अर्ली डिटेक्शन को भी डेवलप करें, हम ट्रीटमेंट भी बेहतर करें लोगों के, क्योंकि कुछ लोग मिस होंगे अर्ली डिटेक्शन से, उनके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। हम उनके लिए उनकी रूहानी ग़िज़ा की भी ख्याल रखें कि उनको किस तरह उम्मीद दिलाई जाए और उम्मीद बरकरार रखी जाए, वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम में अपने कोई काहिली दिखाएं। काम तो आपने जिस चीज में आप लगे हुए हैं उसकी बाल की खाल उसी तरह निकालनी है जिस तरह एक शायर शेर लिखते वक्त उसको पता है कि मुझे 25 लफ्जों में कुछ बहुत प्रोफाउंड चीज कहनी है, तो मुझे राइट। हर लफ्ज का चुनाव जो है वो इतनी मेहनत से करना होगा और दिमाग लगा के एक महीना भी उस पर जा सकता है। तो इस तरह आपको हर चीज में कदम उठाना चाहिए। मैडम, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि बड़े शेर जब होते हैं तो उसमें क्राफ्टिंग इतनी नहीं होती जितना इंट्यूशन होती है, कि वो बने बनाए नाजिल होते हैं बिल्कुल शायरों पे। सही कहा। इसीलिए हम शेर नहीं कह सकते, हम पे नाजिल नहीं होते। लेकिन उसमें एक चीज है कि अब अगर गालिब ने ये कहा है कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर हम्म। ये हंगामा है खुदा है क्या खुदा है, क्या। ये जी। परी चेहरा, और जो है पूरी गजल। तो सही। अब ये सवाल पूछने के लिए भी गालिब में एक एतमाद है ना। वो बिल्कुल। एतमाद कहाँ से आया? क्योंकि उन्होंने हम्म। जिंदगी का इतनी गहराई से मुतालिया कर रखा है कि हम्म। ही इज द ओनली मास्टर हु इज ऑडेशियस एनफ टू थ्रो द गॉन्टलेट एंड आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। बिल्कुल। फिर ये बिल्कुल। हंगामा है खुदा क्या है। तो खुदा से हम्म। शिकायत करते हैं हर वक्त, उससे हम्म। पूछते हैं ऐसे सवालात। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो आमद होती है बहुत जरूरी है, मगर उस आमद के लिए जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्युटली। भी बहुत बिल्कुल। जरूरी है। बिल्कुल।
ये तो बिल्कुल सही है और कि कोई शायर माँ के पेट से शायर बन के नहीं आता, उनका बहुत वसी मुतालिया होता है, और वो जो जी लर्निंग होती है वो महसूस शायद ना होती हो, लेकिन उनकी लर्निंग अनकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पे हो रही होती है जब वो दूसरे शोरा को पढ़ रहे होते हैं, राइट? तो नहीं, हम इसमें आपको जरा सा करेक्ट करना चाहेंगे, अगर आप जी, बुरा ना माने, वो ये ज़रूर। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका मुतालिया बहुत गहरा होता है, लेकिन वो बिल्कुल। मुतालिया सिर्फ किताबों का नहीं है, वो जिंदगी यस, का यस, बिल्कुल, मुतालिया बिल्कुल, है। हर बिल्कुल। चीज पे वो गहराई से सोचते हैं हम्म, और हम्म, उसकी बाल की खाल निकालते चले जाते हैं कि अगर किसी ने कह दिया आई लव यू टू, तो ये काफी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे लव का एग्जैक्टली। मतलब क्या है, क्या इसमें बारीकी है। अब मतलब कितनी गजब की उन्होंने बात कह दी कि जुर्रत ना हो दिल में तो मोहब्बत नहीं मिलती, हम्म, बिल्कुल। जुर्रत ना हो दिल में तो मोहब्बत नहीं मिलती, अरे खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं दौलत नहीं मिलती। मिलती। और सही। अब कितना सोचा होगा इसके बारे में इस शायर ने सही। कि क्या चीज है मोहब्बत, तो उन्होंने ये एक मुतालिया किया ना इस चीज के बारे में, घंटों लगाए, चाहे वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, तब जाके हम्म, आमद हुई उनके ऊपर इस शेर की। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। या वो गालिब ने कहा है, गिरनी थी हम पे बरकत तजल्ली न दूर पर, देते हैं बाधा ज़र्फ़ कदक और देखकर। अब देखिए, इतनी बड़ी बात कोई आम जहन तो कह ही नहीं सकता, बिल्कुल। राइट? आम जहन के लिए ये सोचना भी वो कहेगा कि ये तो गुनाह है, अरे हम तो सोच नहीं सकते। तो या ये एक शेर उनका सुनिए, जी। एक और इसी मतलब का, बे मैं किसे है, हम्म, बे मैं किसे है ताकते आशोब आगही। यानी शराब पिए बगैर वो अवेयरनेस एक्सेप्ट करना, तो शराब काहे को काहे जब तक वो धुन ना हो आप में, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट, राइट। वो धुन के बगैर आप इतने बड़े बड़े आशोब आगही, क्या तरकीब लाए हैं। बे मैं किसे है ताकते आशोब आगही, खेचा है अज्जे हौसले ने खत अया का। आया। बिल्कुल, अया बिल्कुल। कहते हैं पैमाने को, पैमाने पे जो खत लाइन खींची है कि हम इतना हम्म, पिएंगे। हम्म, हम, ये हमारी गलती है ना कि हम उसमें पूरी तरह डूबना नहीं चाहते, अपनी हम्म, सेल्फ डिफेंस की वजह से, कि इसमें तो जान चली जाने का खतरा है, इसलिए इतना गहरा जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस सुपरफिशियल रहो। उस पे क्या कितना डांटा है एग्जैक्टली। गालिब ने, वो कह दिया है कि इसके बगैर नहीं कर, आपका काम नहीं चल सकता। कमिंग बैक टू, अगर आप मुझे अलाउ करें थोड़ा सा डाइग्रेशन का, तो अमेरिका, आपने चांद पे जाने का जिक्र किया था, तो अमेरिका चांद पे गया था 1969 में पहली दफ़ा, राइट? वहाँ से फिर छः और मिशन गए थे 1971 तक। वहाँ से जो चांद की चट्टानें लाए थे, उनमें से कुछ चट्टानें तो उन्होंने तोहफे में दे दी, कुछ साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे दी। 50% ऑफ द सैंपल्स दे केप्ट इन अ लॉकर, कि 50 साल बाद जब टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी तब वो खोलेंगे। और वो उन्होंने भी रिसेंटली खोला, उसमें से 50% में से आधा उन्होंने लोगों को, साइंटिस्ट को दिया है। तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपने जब से यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की है, आप अपने पेशेंट्स के टिश्यू सैंपल्स इकट्ठा कर रही हैं। तो आपके ख्याल में अब वो टेक्नोलॉजी है जो इस खजाने को इस्तेमाल कर सके और उससे कुछ नई इंसाइट्स मिल सकें? आपने सवाल पूछा कि टिश्यू सैंपल्स जो हमने अभी तक जमा किए हैं उनका फायदा क्या हो सकता है, ये जी, पूछा है जी। एग्जैक्टली, जी। तो हमारी उम्र उस वक्त होगी 32 ईयर्स की, जब हमें ये अंदाजा हो गया अच्छी तरह कि अगर इंसानी कैंसर का इलाज ढूंढना है तो इंसानी सैंपल्स पढ़ने होंगे, उन पे रिसर्च करनी होगी। तो उस वक्त से हमने ब्लड, बोन मैरो, प्लाज्मा, सीरम जो मिल सकता था पेशेंट्स का जमा करना शुरू किया। और आज हमारे पास 63,000 सैंपल्स मौजूद हैं टिश्यू बैंक में। और सोचिए आप कदीर के उनमें से एक सेल भी किसी गैर ने नहीं दिया है। हर पेशेंट का इलाज हमने खुद किया है, हर हर छोटे से ट्यूब के पीछे एक निहायत दर्दनाक और इबरतनाक कहानी है जिससे हमारा दिल दहल जाता है याद करके भी। और 1984 से हमने ये सैंपल सेव करने शुरू किए, लेकिन इनकी जो चंद यूनिक बातें हैं वो एक ये कि उसी पेशेंट पे बार बार सैंपल लेते रहे जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। तो ये लॉन्जिट्यूडनल सैंपल्स मौजूद हैं, यानी शुरू किस तरह बीमारी हुई, खत्म किस तरह हुई, और सारे बायोमार्कर्स और सेल्स जो बीच में आए वो फ्रोजन है। एक तो ये बहुत बड़ी बात, दूसरे ये कि हर मरीज की पूरी दास्तान जो है वो भी मौजूद है कंप्यूटर में। उसके और क्या टेस्ट हुए, उनको और क्या दवाएं दी गई, उन दवाओं का क्या असर हुआ, कितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले, ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो आप ये सोचिए कि ना सिर्फ सैंपल्स फ्रीजर्स में रखे हुए हैं, मगर एक जिंदगी की कहानियां हर टेस्ट ट्यूब के पीछे हैं, और उन कहानियों का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ जबानी नहीं है।
तो इन सब चीजों की वजह से, मगर हमने इनको बेफायदा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि कुछ टेक्नोलॉजी का इंतजार था। अब ये टेक्नोलॉजीज जो आ गई यहाँ पे, जैसे जीनोमिक्स है, जिनसे जीन्स की आप अच्छी तरह रिसर्च कर सकते हैं, प्रोटियोमिक्स है जिनसे प्रोटीन्स पे आप कर सकते हैं, मेटाबोलॉमिक्स है जिसमें आप मेटाबॉलिक मार्कर्स देख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है जिसमें जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल आप देख सकते हैं। ये मल्टी ओमिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन अब आप सोचिए कि एक मरीज के भी अगर 10 या 15 दफे उसका हमने सैंपल लिया हुआ है, और हर सैंपल में से टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा मल्टी ओमिक्स पे निकल रहा है, उस सब की एनालिसिस भी करने के लिए, बिग डेटा हैंडलिंग के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर नहीं हो सकता था। तो अब सही। फाइनली हम उस मकाम पे पहुंचे हैं कि एआई भी मौजूद है और ये सब टेक्नोलॉजी भी आ गई। अब सैंपल और किसी के पास नहीं है। हमने ये पिछले 40 साल से ज्यादा में मेहनत करके जो सैंपल जमा किए हैं, अब ये बहुत प्रेशियस हो गए एकदम। तो सही अब इनका सही। इस्तेमाल जो है वो हम इस तरह करना चाह रहे हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी सीरियल सैंपल पे इस तरह करें कि वो पहले सेल तक पहुंचा दे हमें पीछे जाके। आई सी आई और सी। फिर उस सेल में पहली जब इस मरज का आगाज हुआ तो उस वक्त क्या सेल्स डिटेक्ट हुए थे और क्या बायोमार्कर्स थे, और फिर उनको किस तरह रिवर्स किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं समझने के लिए, ये टिश्यू सैंपल्स जो हमारे पिछले 45 साल से जमा हुए हुए हैं, इनकी तो वैल्यू कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस वक्त। सही। लेकिन इनको पढ़ने और समझने के लिए मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जरूरी हैं। तो वो कौन लगाएगा उसमें, ये सही। मुश्किल हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज तो कमर्शलाइज और मोनेटाइज हुई हुई है, कि जब तक आप उससे कोई पैसा ना बना सकें अपने पर्सनल, उसमें बिलियन डॉलर नहीं बना सकते, तो आप $100 मिलियन नहीं देंगे। सही। इसलिए, और गवर्नमेंट जो है वो फंड नहीं करती ऐसी चीजें, उन्होंने ये सारा प्राइवेट सेक्टर को दिया हुआ है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो चली इसी इन्हीं रूल्स के ऊपर चलता है कि हम पैसे बनाएं हर चीज से। तो सही। हमें भी अब ये करना पड़ रहा है कि इस उम्र में आके कंपनी भी बनाओ और कंपनी के लिए पैसा भी रेज करो, और फिर उससे ये सैंपल्स पढ़े जाएं, फिर वो जाके। लेकिन इतना बुरा लगता है कि हम लोग एक तरह से पेशेंट की दर्द और सफरिंग का फायदा इस तरह उठा रहे हैं कि उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, उससे पैसे सही। बना रहे हैं। ये हमारे बिल्कुल जिंदगी के उसूलों के खिलाफ है। लेकिन अगर उस पे हम अड़ के बैठ जाएं तो काम नहीं हो सकेगा। तो बिल्कुल। अब सिस्टम में तो आपको सही। काम करना है ना मरीजों के लिए। तो वो कर रहे सही। हैं। अब सब देखिए, ये एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है इस काम का हमने, और हालांकि हर तरफ से हमें इस पे मुखालिफत हुई है, सिर्फ इसी बात पे कि हाँ हाँ हमें भी पता है कि जल्दी तशखीस जरूरी है, मगर उन मरीज का क्या करें जो आजकल हैं, और जो जहाँ ग्रांट्स हैं हम तो वहीं अप्लाई करेंगे, और अगर ग्रांट्स ट्रीटमेंट के लिए हैं तो हम क्यों प्रिवेंशन पे जाएं जब वहाँ कोई ग्रांट सही। नहीं है। तो ये सही। सब लोग कहते रहे हैं और कहते रहेंगे, और वही है कि हम हो सकता है बिल्कुल कामयाब ना हो, उम्र के आखिरी हिस्से पे पहुंच चुके हैं, मर जाएंगे किसी दिन, हो सकता है ये सैंपल कभी हमारी जिंदगी में पढ़े भी ना जाए, फर्स्ट सेल भी ना मिले। लेकिन फवाद हुसैन फवाद, हमारे कंटेम्प्रेरी शायर का शेर सुनिए कि मैं ना जाने कब से सफर में हूँ, मैं ना जाने कब से सफर में हूँ, मगर अब भी मेरी जबीन पर ना शिकस्त अज़्म का दाग है, ना लकीर गर्द मलाल की। वाह। क्योंकि कम से कम हमें तो ये सुकून है ना कि हमने अपनी पूरी जान इसमें लगा दी, अब चली जाए बिल्कुल। जान तो क्या बात है, बिल्कुल। जी, वो वो तो जान ही है फराज ने किसी भी, की। सॉरी बात कर रहा हूँ, फराज ने भी कहा था ना, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, हाय, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। साइंटिफिक जो पूरा प्रोसेस है वो उसी तरह चला है। मतलब न्यूटन ने भी कहा था कि आई सक्सीडेड बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। ये खुसरो ने भी कितनी अच्छी तरह कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सब है राइट। अगर आप उसमें राइट। कदम रखेंगे तो आप डूब जाएंगे, आपने तो डूब जाना है तभी आप पार हो सकते हैं। तो अब वो पार होने में हो सकता है जान भी चली जाए, लेकिन उसका गम नहीं होगा, कम से कम हमें तो बिल्कुल नहीं होगा। जान कल चली जाए, कोई और टिश्यू रिपोजिटरी और टिश्यू बैंक आगे बढ़ाएगा, कोई और ये स्टेंटिनल जो हमने आपको दिखाया वो आगे जी जी। बढ़ाएगा। जी जी, वो एक और मेरे जहन में शेर आ रहा है कि ये इश्क नहीं आसान, बस ऐसा समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत तो ये बहुत अच्छे। इश्क जो पैशन है आपका, जो जी पैशन है कोमल का स्टडी के लिए, जो पैशन हमारा है साइंस की कम्युनिकेशन के हवाले से, जो पैशन हसान का है फिजिक्स की स्टडी के हवाले से, तो वो जब तक इश्क ना हो
जब तक वो पैशन ना हो तब तक ये कोई भी, मतलब मुझे ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ या हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर पैशन ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ कुछ नहीं। वो 8 to 5 वाली जॉब करके आप ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन अगर आप मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि आप, मेरा जब वक्त आएगा यहाँ से जाने का, उस वक्त अगर मैं अपने आप को ये ना कह सकूँ कि भाई मैंने अपनी से पूरी कोशिश की, आगे कुछ हुआ या नहीं हुआ वो अल्लाह के उस पे है, लेकिन मैंने अपनी से पूरी कोशिश की, ये हर शख्स के पास ऐसा एतमाद होना चाहिए कि मैं जाते वक्त ये नहीं कहूँगा कि काश मैं वो कर लेता, काश मैं वो कर लेता। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आगे हुआ या नहीं हुआ वो तो मगर बहरहाल। ये भी जी याद go ahead। दहानी, यंग लोग मौजूद होंगे इस ऑडियंस में आपकी, हो सकता है उनके लिए ये याद दहानी जरूरी है। खलीलुर रहमान आजमी साहब का एक गजब का शेर है कि ये सही है कि आपको डूबना है इस इश्क में, हम्म। लेकिन उसकी कीमत क्या हो सकती है, वो उन्होंने 2 लाइनों में बयान की है। जी। होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क, हम्म। इतना आसान नहीं है इश्क करना। हम्म। होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क, यहाँ शर्त है कि अपने लहू से वुजू करो। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि पूरी दुनिया ने आपकी मुखालिफत करनी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। कोमल प्लीज, आपके जहन में कुछ सवाल है तो कीजिएगा। तो डॉक्टर साहबा की आंखों में जब आंसू देखे तो मेरे जहन में वो मुझे सवाल याद आ गया कि आपका जो पैशन है कैंसर रिसर्च को लेके वो एम्पैथी से ड्रिवन है, हमदर्दी है आपको मरीजों से बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने सवाल जो आपके लिए तैयार किया था वो यही था कि आपकी जो रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल्स का जो पूरा करियर है, क्योंकि आपने क्लिनिकल ट्रायल्स में भी काम किया, आपने रिसर्च भी की, उस दौरान कोई बहुत मुश्किल कोई ऐसा प्रोफेशनल डिसीजन आपको लेना पड़ा हो और आपने उससे कैसे निपटा? देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल जो फैसला करना पड़ा वो हमें अपने शौहर के लिए करना पड़ा, जिन्हें वो कैंसर हो गया। हम्म। और आखिर में फैसला हमें ही करना पड़ा कि उनको हॉस्पिस के ऊपर घर ले आएं और सब ट्रीटमेंट्स उनके बंद कर दिए जाएं और सिर्फ उनको कंफर्ट केयर दी जाए और मौत का इंतजार। और उसमें यही है कि अपने बारे में सोचने के बजाय, अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में सोचने के बजाय, ऐसे मौकों पे आपको मरीज के बारे में सोचना जरूरी है कि उनके लिए क्या बेहतर है। हमारे लिए तो यही बेहतर होगा कि उनको हर हाल में जिंदा रखेंगे, उनके लिए क्या बेहतर है। हम्म। ये फैसला चाहे वो आप अपने फैमिली के लिए कर रहे हो या गैर के लिए कर रहे हो, मरीज के लिए कर रहे हो, इसमें सब हर वक्त आपको सिर्फ एक चीज दिमाग में होनी है, वो ये कि इस मरीज के लिए क्या बेहतर है और उसको कितनी आसानी से आप, मतलब उसके लिए क्या सहूलतें पैदा कर सकते हैं कि वो भी उसको एक्सेप्ट कर ले कि यही मेरे लिए रास्ता जो है ये बेहतर है बजाय इस रास्ते के। और वो जो है ना चीज बताना, वो जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि जब आखिरी वक्त कैंसर का आता है, जैसे अब हर दवा आपने इस्तेमाल करके देख ली, हर तदबीर करके देख ली, सब खत्म हो गई, अब कुछ बाकी नहीं बचा है, तो अब एक नाउम्मीदी जो है वो खुद एक इंजन बन जाती है उम्मीद का। और वो उम्मीद ऐसी नहीं होती कि मैं 10 साल जिंदा रह लूं, बल्कि उम्मीद ऐसी होती है कि मैं अपने ग्रैंडसन को देख लूं या मैं अपने नवासी से उसकी ग्रेजुएशन, यानी हर लम्हा जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशियस हो जाता है आपके लिए कि अब जिंदगी सही। इतनी कम रह गई, अगर 6 हफ्ते रह गए तो मैं क्या क्या इन 6 हफ्ते में कर लूं। मतलब ना उम्मीदी जो है कि अब मैं 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकता, उससे एक ये उम्मीद कि मैं इससे अच्छी तरह बात नहीं हुई हो सकी, इसको बुला लूं, इससे आखिरी दफे मिल लूं, उसको खुदा हाफिज कह लूं। ये डॉक्टर का फर्ज है ये सब करना। लेकिन होता क्या है कि आपने एक नई टीम को पेशेंट दे दिया कि हमारा तो काम खत्म, हम तो इलाज नहीं कर सकते, अब हॉस्पिस केयर आप करें। नहीं, ये नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं और इन फैसलों में आपको मौजूद रहना, आपकी प्रेजेंस ही बहुत बड़ा मरीज के लिए इलाज होता है कि मेरा डॉक्टर मुझे अबैंडन तो नहीं कर रहा, छोड़ के तो नहीं चला गया। सबसे बड़ी नाउमीदी वो होगी। सही। और मुझे मीर का एक शेर याद आ रहा है, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। तो आपके लेक्चर सुन के और आपकी किताब पढ़ के मुझे बाज़ औक़ात ये ऐसा महसूस होता है कि आपको भी ये फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है कि अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ के जो इंश्योरेंस के जो सिस्टम है, वो डॉक्टरों के हाथ बांध के रखता है। तो आपके ख्याल में किस किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है इस सिस्टम में कि कुछ इनोवेशन हो सके, कुछ मरीजों की बेहतरी का इंतज़ाम हो सके? देखिए, सिस्टम जो बदलता है ना कदीर, वो बहुत मुश्किल से बदलता है, लेकिन उसको आप उसकी
इनकलाब इस तरह ला सकते हैं कि आप कोई नई चीज दिखाएं जो ज्यादा कारआमद हो, उससे सिस्टम बदल जाएगा। सही। इसकी एक मिसाल हम ये देते हैं आपको कि हमारे वालिद जो थे वो टाइपराइटर से अटैच रहते थे, हर वक्त वो टाइप कर रहे होते थे हर चीज। लेकिन जब वर्ड प्रोसेसर आ गया तो अब कौन टाइपराइटर को पूछता है? सही। तो सिस्टम किसने बदलने की कोशिश की? एक नई इजाद ने पूरा सिस्टम सर पे खड़ा कर दिया। अब अभी हम सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे, वहां हमने जो टैक्सी ली वो ड्राइवरलेस ली। सही जी। तो पहले लोगों ने बहुत, अरे आपको डर नहीं लगा, आप कैसे बैठ गई पूरी ट्रैफिक में? हमने कहा नहीं, मतलब वो एक पूरा सिस्टम यहाँ बदल जाना है। और आपको पता है ये ड्राइवरलेस टैक्सी जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर किन लोगों में हो रही है इस वक्त? उन माओ में जिन्हें अपने बच्चों को स्कूल के बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भेजना होता है कि सही। फलां जाके फुटबॉल खेलेगा और फलां जाके पेंटिंग की क्लास लेगी या फलां। अब वो बेचारी हर वक्त खुद ड्राइव कर रही होती हैं बच्चों को, माए, लेकिन क्योंकि वो टैक्सी में बिठा के एक 7 साल बच्ची या बच्चे को नहीं भेज सकती। राइट। लेकिन ड्राइवरलेस कार में बहुत सेफ है, आराम से बिठा के भेज सकती हैं। तो एक तो जरूरत किस चीज की है और क्या आप उसका हल ला रहे हैं, वो हल जो है वो सिस्टम को बदलेगा। आप ये नहीं बदल सकते कि ड्राइवर जो है वो बच्चों को अब्यूज ना करें, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि आप ड्राइवर को इक्वेशन में से निकाल दें। सही। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें अब सवाल, जिन सवालों के जवाब देने हैं ना, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और हेनरी फोर्ड जो है जिसने ये गाड़ी बनाई फोर्ड, उसने 1908 में एक बात कही कोमल। उसने कहा कि देखिए अगर मैं अपने कस्टमर से पूछता कि आपको क्या चाहिए तो वो कहते हैं ज्यादा तेज घोड़ा, राइट। मैंने उनको कार दे सही। दी। सही। If the customer tells you what they want, it's already too late. You have to tell the customer what they need. राइट। क्योंकि उनसे पूछेंगे तो आपको कहेंगे कि सबसे तेज घोड़ा दे दो, नहीं, मैं इमेजिन करूंगा क्या है। तो अब सिस्टम, आपने पूछा हमसे कि हमें तो बहुत शिकायतें हैं यहाँ के सिस्टम से हर तरह की। हमें क्या, सारी दुनिया को है। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम तो इट इज नटोरियस। राइट। लेकिन हमें ये भी अच्छी तरह पता है कि इंसान का बिहेवियर बदलना तकरीबन नामुमकिन है। यानी हम लोग स्मोकिंग को 60 साल से कह रहे थे कि सेहत के लिए खराब है, मगर जब तक ये रूल नहीं लगा दिया उन्होंने कि इस रेस्टोरेंट में स्मोकिंग बंद है, इस जहाज में स्मोकिंग बंद है, जब तक नहीं छोड़ी लोगों ने, तो आप नहीं बदल सकते। लोगों को पता है कि मेरी जिंदगी इससे खत्म हो जाएगी, मगर करते रहेंगे वो। तो आखिर में आपको कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जिससे आप वो एक इक्वेशन से ही निकालें उनको। So this is why I'm extremely hopeful that without trying to change the system, we can bring big revolutions in human health span, in human wellness, in human lifespan. ये सब राइट। चीजें हम बेहतरी के लिए कर सकते हैं। जब मैंने सिस्टम की बात की तो उसमें वो भी पहलू था जो आपने कई दफ़ा उसका जिक्र किया है कि आपको शायद बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि इलाज हमने इंसान का करना है, लेकिन जो भी दवा हम टेस्ट करेंगे वो पहले एनिमल उस पे करेंगे, सब्जेक्ट्स पे। और फिर ये है कि आपको उस एनिमल में ह्यूमन लाइक टिश्यू बनाने के लिए पहले उनमें जेनेटिक वो चेंजेस करने पड़ती हैं, उसके बावजूद सिस्टम कामयाब नहीं होता। तो आपके ख्याल में बेहतर सिस्टम क्या हो सकता है? बेहतर सिस्टम ये हो सकता है कि आप इंसान की को के सैंपल्स को स्टडी करिए। आपको क्या सही। मुसीबत है जानवरों में जाने की? कुछ सवाल हैं जो आपको एनिमल मॉडल्स में करने होंगे कि भाई ये जीन जो है अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो उसका क्या असर होगा। उसके लिए आप राइट। इस्तेमाल करिए जरूर जानवरों राइट। को, मगर इंसान के लिए दवाएं और इलाज के लिए आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो दवा उस आर्टिफिशियल कैंसर को क्योर कर रही है एक जानवर में, वो दवा 95% फेल हो जाती है इंसानों में। सही। इससे हम क्यों नहीं कुछ सीख रहे आखिर? तो हमने जो राइट। किताब लिखी है उसमें सबको बहुत डांट पिलाई है इसीलिए सही कि जी। आखिर आप लोग आंखों से पर्दा क्यों नहीं उठाते। राइट। राइट। तो लेकिन मतलब ऐसी कोई इंडिकेशन फिलहाल तो नज़र नहीं आती कि सिस्टम में कोई इंटरनल वो मोटिवेशन है कहीं भी चेंज करने की, राइट? अगर ये चेंज होगा तो ऐसा ही होगा कि कोई ऐसी, जैसे आपने कहा था कि कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि जैसे माउस सैंपल्स की, राइट, ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपका ये जो इन्वेंशन है स्टेंट वाली, कि आप अब डायरेक्टली ह्यूमन जो एक्चुअल लाइव ह्यूमन है उसमें आप सैंपल ले रहे हैं, तो डू यू थिंक दैट्स वन एस्पेक्ट जहाँ पे अब डाटा सारा जो है वो ह्यूमन से आ रहा है, उसको एनालाइज करके वी कैन लर्न अ लॉट मोर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, और कहाँ कहाँ और मार्कर्स हैं जिनका हमें पहले पता भी नहीं था, लेकिन अब चूंकि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो अब हमें एहसास हो रहा है कि और भी चीज़ें हैं जिनसे हम क्लू ले सकते हैं कि इलाज कहाँ हो सकता है। जी,
हमारे ख्याल में देखिए, सबसे बड़ा जो अमेरिका में हम देख रहे हैं जो इनकलाब आ रहा है, वो जी। इसलिए आ रहा है कि यहाँ बिलियनर्स बहुत बढ़ गए हैं, और हम्म। बिलियनर्स के पास अब इतना पैसा है कि वो हर चीज कर सकते हैं। मगर अब वो जिंदा रहना चाहते हैं, और वो बीमारी से हम्म। दूर भागना चाहते हैं। अब जो हम्म। किसी को कैंसर हो गया, उन्होंने देखा, उनकी फैमिली ने, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं इलाज के लिए। अगर स्टेज राइट। 4 कैंसर किसी को डायग्नोज हो गया, तो स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल पूरा स्टार्ट किया, वो भी क्या कर सका, मर गया स्टेज 4 कैंसर से। तो $1 बिलियन उसमें नहीं काम आए। तो अब ये जो तबका एक बहुत बड़ा हो गया है यहाँ, इनको फिक्र है कि हम अब सारी अपनी उम्र किस तरह लंबी करें और उसको सेहतमंद रखें। यानी सिर्फ ये नहीं कि बिस्तर पे पड़े हुए 100 साल जिंदा रह रहे हैं, एक्टिव रहे राइट। 100 साल। तो राइट। अब इन्होंने इसमें पैसा डालना शुरू किया है, मेंटेनिंग अच्छा, सही। वेलनेस में। तो अब वेलनेस की क्लिनिक्स हर जगह खुल रही हैं हम्म। अमेरिका में, और ये चेंज, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है इस वक्त, कि हम्म। लोगों को फिक्र हो रही है कि हम बीमारी होने ही ना दें अपने को। यानी अपना सही। जिम में जाएं और वर्जिश करें और खाने अच्छे खाएं और अपना ख्याल रखें। ये सब चीजें, इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है जनरली। तो ये सब उम्मीद दिलाने वाले साइंस हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो वही है कि यहाँ हर चीज में पैसा आ जाता है। जिस चीज में पैसा लगा रहे हैं लोग, वही बढ़ेगी आगे। अब इन्होंने वेलनेस में लगाना शुरू किया है, तो अब suddenly I have become the darling of all these wellness industries because I can detect cancer earlier than everyone else. अब वो पैसा देंगे इसकी तरफ, क्योंकि उनके सही। पास है, वो रहना चाहते हैं जिंदा, वो अर्ली डिटेक्शन चाहते हैं। तो इस तरह चेंज आता है। सही। आपने स्टीव जॉब्स का जिक्र किया था, तो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने वो डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में लोगों को कैंसर का तशखीस हो भी जाए, तब भी लोग पहले टोटके वगैरह करते हैं। तो स्टीव जॉब्स ने भी यही किया था कि वो, चूंकि वो न्यू एज टाइप के उनके बिलीव थे, तो उन्होंने फौरी तौर पे, उनको भी शायद पेनक्रेटिक कैंसर था, राइट? तो जी। और मतलब पैंक्रियाटिक कैंसर को पहले तो पकड़ना ही इतनी मुश्किल होता है, बहुत देर से पकड़ा जाता है, और फिर यह है कि अगर आप बर वक्त उसका इलाज ना शुरू करें, आप ये कहें जी कि मैं वो फास्टिंग करके या ये करके वो करके। तो स्टीव जॉब ने वो, आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि इतना पैसा होने के बावजूद ही कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। या बिल्कुल, उसकी जान बच सकती थी अगर वो डॉक्टरों की का मशवरा उस वक्त सुन लेता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जापान जाके अपनी डाइट शुरू कर दी। एग्जैक्टली, लेकिन उनका बेटा एग्जैक्टली। जो है रीड जॉब्स, हम्म। उससे हमारी बहुत दोस्ती है, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है हमारे काम अच्छा, को, और नाइस। उसने नाइस। ये बेड़ा उठा लिया है कि हम्म। बाप हम्म। मेरा कैंसर से मरा, तो मुझे भी चांसेस है मरने के। तो हालांकि हम्म। उसकी उम्र अब 30 साल की है सिर्फ, हम्म। लेकिन जान जो है वो कैंसर के इलाज के लिए निकाल लगा रहा है। और उसकी भी समझ में आ गया है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। इसीलिए हम कह रहे थे कि बिलियनर्स वगैरह जो हैं, ये अब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे काम में जी। और इन चीजों में। तो हमें बहुत उम्मीद हो गई है कि अब 40 साल से हम जो बात कह रहे हैं, फाइनली दुनिया उस तक पहुंच रही है। राइट, 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 राइट। कोमल, कोई आपके ज़हन में सवाल है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आम लोगों में कैंसर के हवाले से कोई मिथ या कोई ऐसी गलत फहमी जो आप चाहेंगी कि हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो ये होती है कि हमने कोई गलत काम किया है जिससे हमें कैंसर हो गया। सेल्फ और पिटी ये ज़्यादा, जो है राइट? ना, ये यस। बहुत ब्लेमिंग द विक्टिम। इंसान हम्म। की तबीयत ऐसी है कि हम सबसे पहले अपने को ब्लेम कर देते हैं कि हाँ, जरूर हमने कोई बुरी बात की है। और ये एक मिथ है बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि, और दूसरे ये कि इसको स्टिग्मा ना समझें कि मुझे कैंसर हो गया तो अब लोग मुझे एक नई नजर से देखेंगे कि इसी ने कोई गलत काम किया है जो इसको कैंसर हो गया। तो ये सबसे तकलीफ दह चीज होती है हमारे लिए। हमारा तो यही ख्याल है कि ये मिथ अगर निकल जाए इक्वेशन में से, तो बहुत फायदा होगा इससे। अच्छा मैडम, आपने अपनी किताब में एक आपकी जो फीमेल पेशेंट थी उनका जिक्र किया था कि वो, उन्हें ब्लड कैंसर था, और आपने ऐसा कुछ लिखा है कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो वो नशे के लिए पेट्रोल सूंघती थी, गैसोलीन सूंघती थी। तो ये साइंस की दुनिया पे ये सवाल बहुत सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चों में भी, यहाँ पे भी है, बच्चों में पाकिस्तान में भी है कि बच्चे ये स्निफिंग करते हैं हाई होने के लिए। तो स्निफिंग, पेट्रोल की स्निफिंग से डीएनए का डैमेज कैसे होता है और क्या होता है डैमेज, ये ज़रा आप बच्चों को समझा दीजिए। देखिए, ऐसी लत जो भी लग जाए किसी चीज को भी, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ा लें और बहुत उसको एग्जैजरेट कर लें, तो वो आपको ऐसा डैमेज करेगी कि फिर उससे आप निकल भी ना सकें शायद। तो सबसे हम्म। बड़ी बात जो हम बच्चों के लिए कहना चाहेंगे वो यही है कि हर चीज में एतदाल रखने की कोशिश रखिए।
देखिए, एक वक्त होता है कि जब आप टीनेजर हो तो आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, सिगरेट पी पी रहे हैं, लेकिन कोई चीज को बस बहुत ज्यादा ना आगे बढ़ा दें। एक दो दफे कर ली, हो गया, बस उसके बारे में ख्याल रखें। और दूसरे ये कि ये जैसे हमारे पेशेंट बेचारी को ये लत पड़ गई प्रेगनेंसी के दौरान कि वो पेट्रोल की खुशबू से उसको बहुत इत्मीनान होता था, तो वो सूंघती रहती थी पेट्रोल। लेकिन इसके जो वेपर्स हैं वो जाके डीएनए को डैमेज कर देते हैं। कोमल तो अच्छी तरह समझती हैं इसको, दीज आर डैमेजिंग एजेंट्स। इसमें बेंजीन होती है पेट्रोल में, उस वक्त तो बहुत होती थी जब हमारी पेशेंट आई जेसी, तो इतनी बेंजीन होती थी कि उससे बिल्कुल डीएनए डैमेज हो जाता है। जब डीएनए डैमेज हो जाए तो जीन्स आपकी म्यूटेट हो गई, फिर सेल जो है वो काबू से बाहर हो गया और वो कैंसर डेवलप हो गया। तो यहाँ तक पहुंचने ही ना दें आप। अच्छा, एक वक्त होता है कि डीएनए डैमेज हो भी जाए तो आप यंग हैं, आपकी कुव्वत मदाफियत बहुत अच्छी है, तो उस सेल को बहुत एफिशिएंसी से निकाल देगी। लेकिन उम्र जैसे बढ़ती जाएगी आपकी, तो वो एफिशिएंसी कम होती जाएगी आपके दिफाई सिस्टम में। और इसलिए अगर आपने कर भी ली है कोई बुरी चीजें पहले, तो उनको जल्द अज जल्द छोड़ दीजिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये रिस्क बढ़ती जा रही है आपकी। अगर आप, सबसे बड़ा मशवरा हमारा ये है कि अगर आप कोई चीज भी ले रहे हैं ऐसी जो आपको मदहोशी की हालत दे, जैसे अल्कोहल है या कोई दवाएं या ऐसी कोई ड्रग एडिक्शन, बस इसको खत्म करिए अपनी जिंदगी से, आने ही ना दीजिए इसको। ये बहुत बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी ये एडिक्शन है बीमारी। बच्चों को तो हमारा यही मशवरा है। सिर्फ एक चीज में हम कहेंगे कि एतदाल से बढ़ जाइए, और वो है आपका ऑब्सेशन, जो आपको एक अपनी क्वेस्ट या अपनी जिंदगी के किसी कोई चीज जिंदगी में हासिल करने के लिए जो आप में है, बस उसमें आप एतदाल मत दिखाइए। उसमें आप बेशक मस्त हो जाइए, लेकिन और किसी चीज में नहीं। सही। कोमल, आपके ज़हन में है कोई और सवाल? जी बिल्कुल। ये जी, थोड़ा go सा ahead. मुझे मुश्किल सवाल ही लगता है। जब डॉक्टर साहबा ने बात की माउस की, कि माउस पे क्यों एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो मेरे पास एक दफा मुझे एक डाटा दिया गया मैं हैंडल करने के लिए। दो ग्रुप्स का डाटा था और दोनों ही कैंसर पेशेंट्स के ग्रुप थे, लेकिन उनमें फर्क ये था, मुझे मुआवजा करना था और एक को ट्रीटमेंट दी गई और दूसरे को नहीं दी गई, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब एक मरीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी देर उसको बगैर ट्रीटमेंट का रखा जाए सिर्फ मुआवजा करने के लिए, और मुझे देखना था कि वो ट्रीटमेंट काम कर रही है उस मरीज पे या नहीं कर रही। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हम इंसानों पे ये करें तो ये एथिकल इशू बनता है कि आप एक ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो और उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, और ये कंसेंट का भी मसला होता है पेशेंट्स के साथ। तो इसका आपके ख्याल में क्या बदल है? मेरे पास खुद, मतलब उस वक्त मैं खुद भी इससे बहुत ज्यादा अमेज थी कि यहाँ पे जो पेशेंट्स अग्री करते हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने अग्री किया होगा कि वो वॉलंटियर करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एथिकल सवाल है। इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल मालूम नहीं कि ये दवा काम भी करेगी या नहीं। तो जिनको दवा मिल रही है, हो सकता है उन्हें सिर्फ साइड इफेक्ट्स हो और डैमेज हो जाए उनकी बॉडी, और फायदा कुछ भी ना हो। ज्यादा चांस यही होता है इसमें। और जिन्हें नहीं मिली, कम से कम वो साइड इफेक्ट से तो बच गए। तो आप कह नहीं सकते, ये दिस इज लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन, आप कह नहीं सकते कि हेड्स होगा या टेल। तो इसलिए ये ऐसे वक्त में इस किस्म की ट्रायल्स बहुत कारामद साबित होती हैं कि बिल्कुल अनबायस तरीके पे आपको पता चल जाएगा आखिर में कि इस दवा में कितनी कुव्वत है। दूसरे ये कोमल के, इट इज नॉट आइदर और। बहुत सी ट्रायल्स हैं जिनमें क्रॉस ओवर आर्म होता है, कि अगर आप देख रहे हैं कि जो जिन पेशेंट्स को दवा मिल रही है, हर थोड़े दिन में टेस्ट तो करेंगे आपके, जिन्हें मिल रही है उनका क्या हाल है और जिन्हें नहीं मिल रही उनका क्या हाल है। अगर आप देखेंगे कि जिन्हें दवाएं मिल रही हैं उनको फायदा हो रहा है, तो आप क्रॉस ओवर करके जिनको नहीं मिल रही उन्हें भी फिर दे के देखेंगे। ये सब बिल्ड इन होते हैं ट्रायल्स में। हमने बहुत सी नेशनल ट्रायल्स यहाँ पे ऐसी रन की हैं जिसमें हमें अ, एक तिहाई मरीज अभी इकट्ठा हुए थे कि हमें अंदाजा हो गया कि साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। नेशनल ट्रायल्स रोक दी हमने कि नहीं, ये नहीं चलेगी, क्योंकि पता चल गया कि जो लोग प्लेसिबो पे थे, जिन्हें नहीं मिल रही थी दवा, वो बेहतर थे बजाय इनके जिन्हें मरज और तेजी से बढ़ रहा था। तीसरे ये कि अगर आप ये देखें कि जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही उनका मरज बढ़ रहा है, तो आप उन्हें ट्रायल से फौरन निकालते हैं और वो जाके अप्रूव ट्रायल्स हैं वो इस्तेमाल कर लें। वो ट्रायल पे तो इसीलिए आए ना कि और कुछ नहीं था। अगर कुछ है तो उन्हें फौरन आप भेज सकते हैं। तो ये सारी बिल्ट इन है ट्रायल्स में। यहाँ ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंडली उन्हें फेंक रहे हैं लोगों को इस तरफ या उस तरफ।
सही। तो मैडम शुक्रिया। एक आपकी बुक के बारे में एक सवाल है कि बाज़ औक़ात आपकी किताब पढ़ना इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट्स की जो ख़ास तौर पे लास्ट स्टेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो मतलब उसमें काफ़ी इंटीमेट डिटेल्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल ये फ़ैसला रहा होगा कि किस पेशेंट की कितनी डिटेल बतानी है। तो हाउ डू यू गो अबाउट मेकिंग दैट डिसीजन कि आप क्या कुछ डिटेल जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में? देखिए, हमारे लिए तो हर पेशेंट इतना ही तकलीफ दे उसका सफर होता है जितना आपने तो चंद पेशेंट्स के बारे में पढ़ा किताब में। हम तो सही। 30 से 40 मरीज हर हफ्ते देख रहे हैं, पूरी उम्र गुजर गई देखते हुए। राइट तो राइट। हमारे लिए तो हर वक्त ये एक तकलीफ मौजूद है। बयान करने के लिए ये जरूरी है कि आप क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं, उस मिसाल के लिए कौन सा मरीज, किस मरीज की स्टोरी सबसे बेहतर होगी, बस इसी तरह उसका हमने फैसला किया। सही। और इसी तरह अपने हजारों मरीज जो हम देखते हैं उनमें से जो चंद बयान किए हैं वो सिर्फ इसलिए कि हर मरीज की कहानी से कोई एक नया पहलू वाजे करना चाह रहे हैं बिल्कुल कैंसर के बिल्कुल। बारे में। सही सही। कोमल, आपके जहन में कोई और सवाल है, वरना वी कैन स्टार्ट रैपिंग थिंग्स अप। जी बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन था कि जी गो कैंसर अहेड। की जो डायग्नोसिस है, कैंसर की डायग्नोसिस या इसकी ट्रीटमेंट में यंग रिसर्चर्स मेरे जैसे स्टूडेंट्स का क्या किरदार हो सकता है आगे मॉडर्न तरीके अपनाने में, और क्या चैलेंजेस पेश आ सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कोमल, क्योंकि आपको सिस्टम में रह के तो चलना है, लेकिन एक तरह से सिस्टम को बदलना भी है। तो आप हम्म, जो काम सैयद अदीबुल हसन रिजवी ने SIUT में करके दिखाया है, उनकी हम्म, हमेशा से इंसिस्टेंस एक बात पे थी। और हम मेडिकल स्टूडेंट उसी वक्त डाउ में दाखिल हुए थे जब उनसे मुलाकात हुई, वो उसी वक्त लंदन इंग्लैंड से वापस आए थे। उनकी इंसिस्टेंस थी कि आप हर चीज को छोड़ दें, पहले तो आप ट्रेनिंग अच्छी तरह लें जितनी भी ले सकते हैं, उसके हम्म, बाद आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है कि मरीज के लिए क्या चीज बेहतर है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं मरीज की जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकूं। तो उन्होंने जैसे देखा कि डायलिसिस नहीं अवेलेबल था पाकिस्तान में, तो उन्होंने हम्म, डायलिसिस की मशीन के लिए काम शुरू किया, लानी शुरू की, पैसे लेके लोगों से जो भी किया उन्होंने, डायलिसिस शुरू की। फिर डायलिसिस को एक ब्रिज बनाया कि अब इसको किडनी ट्रांसप्लांट, पहला ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब आप सोचिए कि मतलब एक चीज से अगला कदम वाजे हो जाता है कि अब क्या करना है, लेकिन जो पहला कदम आपको उठाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कदम होना चाहिए सिर्फ इंसानी जरूरत। जो भी आप हम्म, कर रही हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, आप साइंस की दुनिया में हैं प्योरली, तो आप ये पूछिए कि मैं किस साइंस में, किस चीज से इंसान को फायदा होगा, साइंस के किस पहलू से, और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपके ऊपर दरवाजे खुलते चले जाएंगे आगे कि अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए। हम्म, माफ सही। कीजिए, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं रही है रवानी से उर्दू में ये सारी गुफ्तगू करने की। हो सकता है कि कुछ आपको लग रहा हो ये अजीब बातें कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ये सारा जो जाविया है हमारी जिंदगी का, ये हर वक्त अंग्रेजी बजबान अंग्रेजी जाहिर किया जाता है। सही तो उसमें सही। थोड़ी सी आपको अगर हो तो माफ कर दीजिए उसमें। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ आपकी बात को, मैं मुकम्मल इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि एक वजह, बहुत बड़ी वजह जो मैं इस फील्ड में आई हूँ वो मेरे लिए भी एम्पैथी ही थी। और मैं भी, मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि इंसानों की खिदमत की जाए, इंसानियत की जो भी हो। वो तो बाद में, फिर आप जब इस फील्ड में आते हैं तो आपको पता चलता है कि चीजें बहुत पेचीदा हैं। लोगों का मेन जो पर्पज है वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत नहीं होता, उसमें ज्यादातर और चीजें, पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। तो दुख होता है, थोड़ा सा काफी दुख होता है। बिल्कुल, जिनको जहां का दर्द है मादूद चंद है, वरना हम्म। तमाम अपनी तरक्की पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। दश्ते वफा में साथ वो मेरे क्यों चले, नादा नहीं हम्म, है दोस्त बहुत होशमंद है। बहुत खूब। जालिब, हबीब जी जालिब। जी 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 जी। हम्म, अच्छा, आपसे एक सवाल जो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आई होप के यू नो वी कैन डिस्कस दैट कि कुछ जानवर ऐसे हैं, जैसे मतलब हाथी है, उनमें कैंसर बहुत कम होता है। हालांकि अगर आप नंबर ऑफ सेल्स देखें तो इंसान की निस्बत कई गुना ज़्यादा, बिकॉज वो बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन कैंसर का जो उनमें एपिसोड होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये मतलब बाज़ औक़ात मेरे जहन में आता है कि यार इंसान को ऐसा जेनेटिक मेकअप क्यों मिला है जिसमें कैंसर का इम्कान ज़्यादा है? वाई कुड नॉट इवोल्यूशन गेट रिड ऑफ the whole chance of getting cancer completely? आपके जहन में मतलब how do you reconcile these things?
बहुत गहरा सवाल है आपका और इसका कोई जवाब किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसके हम्म रीजंस यही हो सकते हैं कि वी हैड टू कॉम्पेंसेट फॉर अ लार्ज ब्रेन। हम्म तो हमारे ब्रेन को जो है वो सबसे महंगा रियल एस्टेट जो है हमारी बॉडी में, सही वो ब्रेन है। वो राइट 20% एनर्जी हर वक्त इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि इतना सा राइट 2 पाउंड 2.5 पाउंड का ऑर्गन है, लेकिन सही वो 20% एनर्जी उसमें सर्फ हो रही है। अब वो हम्म सारी हम्म एनर्जी जो उधर लगानी है वो किसी चीज से तो जाएगी। तो हम्म कई चीजें ऐसी हैं जो अब हाथी को या बहुत बड़ी व्हेल को सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है इतनी, कि एग्जैक्टली वो राइट शायरी भी राइट लिखे और वो साइंस की दुनिया में भी जाए और राइट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस भी बनाए, तो वो तो आराम से वो पूरी उनकी बॉडी पे ज्यादा तवज्जो है। लेकिन काफी चीजें तो डिस्कवर हुई हैं कि भाई फला जीन जो है वो जो प्रोटेक्ट करती है कैंसर के खिलाफ, वो वेल्स में और हाथियों में जिन्हें कैंसर नहीं होता उनमें उसकी कई कॉपीज मौजूद हैं। राइट मगर राइट जब उसी चीज को जैसे चूहों में लाके डाला गया, हाथी हम्म में जो जीन हेल्प कर रही थी कैंसर ना होने में, जब वो चूहों में डाली गई तो चूहे एक इतनी तेजी से उनकी एजिंग हुई कि वो ओल्ड एज से मर गए 2 महीने में। तो मतलब आप एक चीज को नहीं बदल सकते राइट राइट और राइट राइट सोचें कि अब हमें हाथी जो है वो सिर्फ उसको इस जीन की वजह से फायदा है, नहीं, एक पूरी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो पूरा अफेक्ट होता है इन चीजों से। सही तो सही जहां इंसान को इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, जैसे हमारे 2 हाथ खाली हैं काम करने के लिए, हाथी बेचारा कुछ नहीं कर सकता सिवाय सूंड के इस्तेमाल के। सही बच्चे को सही नहीं उठा सकता, बच्चा उसका गिर जाए तो गोद में नहीं ले सकता हाथी बेचारा। हम राइट ये चीजें भी तो सोचें कि हमें कितनी चीजों के फायदे हैं, लेकिन नुकसान हुआ है कुछ चीजों में, और एक बीमारी जैसे कैंसर है हमें ज्यादा जी होती है। लेकिन डू यू थिंक के मॉडर्न लाइफस्टाइल और ख़ास तौर पे जो एनवायरनमेंट में या हमारे खाने में जो केमिकल्स हैं जो इवोल्यूशन में से पहले हमारी बॉडी कभी एक्सपोज नहीं होती उनको जैसे फूड के प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो वो भी एक फैक्टर हैं कि कैंसर का चांस ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, प्रिजर्वेटिव्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल हो रहा है मसनूई तौर पे, उसमें रंग और शुगर्स वगैरह जो डाली जा जी रही हैं, और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डैमेज होता है। दूसरे ये कि हम्म फाइबर खाना छोड़ दिया है लोगों ने वेट कम करने के लिए, उससे बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही हैं लोगों को। तो मतलब हर चीज में एक मॉडरेशन भी जरूरी है, और सही हर ये नहीं कि आप रोटी और चावल खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए या शुगर खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मुझे तो वेट कम करना है अपना, तो उससे आपके जीआई पे बहुत असर पड़ेगा। हर सही चीज को आप अगर इतदाल के साथ करें तो कॉमन सेंस की चीज है। अब इसकी वैल्यू, वैसे तो अगर आप साइंस की दुनिया में देखें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है गजा के बारे में वो आज तक यही है कि अंडे हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे। राइट राइट कभी अच्छे राइट हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी कुछ एग्जैक्टली मत खाना, कभी 2 अंडे रोज खाना, मतलब इतनी सी सवाल का जवाब हम नहीं दे सके। सही तो सही इसलिए सही कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। और जो आपने बात की कि प्रोसेस्ड फूड है, प्रिजर्व फूड है, मसनूई चीजें हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ये बुरी है, इनको मत। हम्म उसके अलावा एक और जो बिदत आजकल शुरू हो गई है वो ये कि सोशल मीडिया पे हर शख्स अब एक एक्सपर्ट बन गया है और वो नॉन साइंटिफिक एडवाइस देते हैं जो अपने आप को डॉक्टर कह के या न्यूट्रिशनिस्ट कह के। तो लोगों में अब बहुत मुश्किल हो गया है कि जो एडवाइस मिलती है और आम लोगों के लिए ये वाकई मुश्किल होता है ये तफरीक करना कि दुरुस्त एडवाइस क्या है और गलत एडवाइस क्या है। तो उसका तो मेरे ख्याल में सिवाय इसके और कोई इलाज नहीं है कि इंसान खुद स्टडी करे साइंस को और ऑथेंटिक लिटरेचर को। और हमारे साइंस की दुनिया में भी यही कोशिश होती है कि हम सिर्फ जो ऑथेंटिक रिसर्च है वो लोगों तक लेके आएँ। और आपने जो अभी कहा था कि आप म्याना रवि रखें, मॉडरेशन रखें, और एक जो बेसिक चीज़ें हैं कि आदमी नींद पूरी करे, आदमी अपना एक्सरसाइज का ख्याल रखे, अपनी डाइट का ख्याल रखे, और जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, उससे अगर हम बचें तो काफ़ी हद तक हम। और फिर यह कि इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, वो कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे फिर अगर हमारी किस्मत में लिखा है, हमारी जीन्स में लिखा है कि कैंसर होना ही है, तो एक हद के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जहाँ तक हद है हमारी उस वक्त तक तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छी बातें कही आपने, हमारा पूरा इत्तेफाक है आपकी हर बात से। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वक्त दिया और बहुत बहुत मज़ा आया बात करके कि ऐसा शाज़ और नादिर ही होता है कि कोई शख्स ऐसा मिले जिससे आप साइंस की बात कर सकें और लिटरेचर की बात कर सकें और एक ही महफिल में आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा फिर आपसे गुफ्तगू करने का, आपसे सीखने का, और ख़ास तौर पे जो आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद गहराई में जानने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, आदाब।